So very good afternoon class. We will do today the Limited Liability Partnership Act. ठीक है, हम लास्ट क्लास में हमने अपनी LLP का एक्ट कंप्लीट कर रहे थे. ठीक है, उसी को मैं आगे कंटिन्यू करती हूँ, उसी को मैं आगे आपको समझाती हूँ. LLP का कवर करते हैं, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप. अच्छा, मुझे बताइए क्या इसमें से किसी को कोई डाउट है? आप लोग प्लीज बताइए, आपको इसमें से कोई डाउट है किसी को? चलिए, LLP का हमने कितना पार्ट कवर कर लिया था? तो लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट में, ठीक है, तो यही वाला पार्ट है. तो जैसे कि इसके अंदर है शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंट एंड कमेंसमेंट में द लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008 में, ठीक है, डेफिनेशन, पार्टनर्स, नेचर ऑफ लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, ठीक है, तो वही लिखा हुआ है यहाँ पे. क्या लिखा है? नेचर ऑफ लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, यानी कि एलएलपी के कौन कौन से डिफरेंट क्या है नेचर है. सो नेचर ऑफ लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप में, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप टू बी बॉडी कॉर्पोरेट, ठीक है. नॉन एप्लीकेबिलिटी, ये पार्ट हमने कवर कर दिया था. मिनिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स भी, डेजिग्नेटेड पार्टनर्स भी हमने कवर किए थे. liabilities of designated partners भी, changes in designated partner. So next is incorporation document, ठीक है, यानी कि incorporation of limited liability partnership. इसमें किसी को कोई डाउट है? क्योंकि मैंने आपको लास्ट में इसके नेम, रजिस्ट्रेशन, ठीक है, किस भी यानी कि हम किस भी तरीके से नेम को रजिस्टर करेंगे, ठीक है. एलएलपी के नेम को जो चेंज करने का है, यानी कि चेंज ऑफ नेम ऑफ द लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, तो एलएलपी को ये नेम को चेंज करने का है. एप्लीकेशन फॉर डायरेक्शन टू चेंज नेम, सर्टेन सर्कमस्टांसेस में नेम को चेंज करने की जो डायरेक्शन है, चेंज ऑफ रजिस्टर्ड नेम, ठीक है. जैसे हमारे पास लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप के इम्प्रॉपर यूज की जो पेनल्टी है, पब्लिकेशन, ठीक है. सो नेक्स्ट में हम कवर करते हैं पार्टनर्स एंड देयर रिलेशंस, ठीक है. जैसे किस तरीके से पार्टनर्स के बीच में रिलेशन है, यानी कि रिलेशंस का मतलब क्या है कि उनकी कौन कौन सी राइट्स हैं. देखो, जहाँ कहीं भी रिलेशंस होगा तो वहां कहीं ना कहीं आपके पास कुछ ना कुछ राइट्स होंगे, कुछ ना कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज होंगी, ठीक है. ड्यूटीज होते हैं, ठीक है, उनके कौन कौन सी ड्यूटीज है, राइट्स हैं, उनकी कौन कौन सी क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है. सो वही क्या लिखा हुआ है, पार्टनर्स एंड देयर रिलेशंस में. तो पार्टनर्स एंड देयर रिलेशन में एलिजिबिलिटी टू बी पार्टनर्स, ठीक है. तो वही लिखा हुआ है पार्टनर्स एंड देयर रिलेशंस में, यानी कि एलिजिबिलिटी टू बी पार्टनर्स, कि जैसे हम पार्टनर्स बन सकते हैं, तो पार्टनर बनने के लिए कौन कौन मतलब एलिजिबल होते हैं. तो एलिजिबिलिटी टू बी पार्टनर्स, ठीक है, पार्टनर्स बनने के लिए एलिजिबल हम कौन से होंगे, तो एलिजिबिलिटी होनी चाहिए पार्टनर्स की. सो ऑन द इनकॉर्पोरेशन ऑफ ए लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, तो लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप के इनकॉर्पोरेशन पे जब एलएलपी क्या होती है, बनती है, द पर्सन्स हु सब्सक्राइब देयर नेम्स टू द इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट. देखो, अब है, देखो, एलिजिबिलिटी टू द पार्टनर्स में सिंपल है कि आप एक एलएलपी को क्या कर रहे हो, आप एक एलएलपी को इनकॉर्पोरेट कर रहे हो. सो एक एलएलपी को बनने के लिए, एक एलएलपी को इनकॉर्पोरेट होने के लिए, द पर्सन्स हु सब्सक्राइब देयर नेम्स टू द इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट, ठीक है, जो पर्सन्स जो कि अपने इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट में, यानी कहने का मतलब है जहाँ पे जो आपका रजिस्ट्रेशन का जो डॉक्यूमेंट है, यानी कि आपके रजिस्ट्रेशन के डॉक्यूमेंट में, आपके इनकॉर्पोरेशन के डॉक्यूमेंट में अपने नेम को वहां चढ़ाता है,
ठीक है, द पर्सन हु सब्सक्राइब देयर नेम्स टू द इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट शेल बी इट्स पार्टनर्स। क्या है, वो उसका पार्टनर हो सकता है। जो पर्सन है वो अपने इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट में अपने नेम को सब्सक्राइब करता है, अपने नेम को चढ़ाता है, तो वो उसका क्या पार्टनर्स हो सकता है। एंड एनी अदर पर्सन में बिकम अ पार्टनर ऑफ अ एलएलपी। ठीक है, कह रहे हैं कि कोई भी अदर पर्सन जो कि एलएलपी का पार्टनर बन सकता है। सो any other person may become a partner of a limited liability partnership। ठीक है, कोई भी दूसरा पर्सन जो कि एलएलपी का लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप का क्या बन सकता है, पार्टनर बनेगा। बाय एंड इन अकॉर्डेंस विद द एलएलपी, यानी कि एलएलपी के साथ, ध्यान रखना, बाय एंड इन अकॉर्डेंस विद द लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, तो एलएलपी के साथ। तो वही है एलिजिबिलिटी टू बी पार्टनर्स, यानी कि पार्टनर्स की जो एलिजिबिलिटी है, द पर्सन हु सब्सक्राइब देयर नेम्स, यानी कि जो जिसका इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट में क्या होगा, नाम होगा, ठीक है, पार्टनर्स बनने के लिए। एनी अदर पर्सन में बिकम पार्टनर, तो कोई भी अदर पर्सन है जो कि वो एलएलपी का पार्टनर बन सकता है एलएलपी के एग्रीमेंट के साथ। अब है रिलेशनशिप ऑफ पार्टनर्स। तो रिलेशनशिप ऑफ पार्टनर्स में कि जैसे जो हमारे पार्टनर्स हैं, ठीक है, पार्टनर्स के बीच में कौन कौन सी रिलेशनशिप है, तो वही लिख देखते हैं। अब देखो, अगर एलएलपी में आप वर्क कर रहे हैं, अगर आप एलएलपी में एक पार्टनर हैं, आपका रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट पे नाम चढ़ गया है, इसका मतलब क्या है, आप यानी कि उसमें क्या है, पार्टनर्स हैं। और क्योंकि बाय द नेम इटसेल्फ, इसी नेम के द्वारा ये सजेस्ट करता है, क्या सजेस्ट कर रहा है, ये उसी नेम के द्वारा सजेस्ट करता है लिमिटेड लायबिलिटी, ध्यान रखना। तो ये इसी नेम के द्वारा लिमिटेड लायबिलिटी सजेस्ट कर रहा है। सो सेव एज अदरवाइज प्रोवाइडेड बाय दिस एक्ट, mutual rights and duties of the partners of a LLP, यानी कि म्यूचुअल राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ द पार्टनर्स ऑफ ए एलएलपी। ठीक है, यानी कि एलएलपी के जो एलएलपी के जो पार्टनर्स हैं, उनके कौन कौन से म्यूचुअल राइट्स हैं और उनकी क्या है, ड्यूटीज हैं। द म्यूचुअल राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ ए एलएलपी एंड इट्स पार्टनर, वो कैसे गवर्न की गई है। देखो, ये तो पार्टनर्स के बीच में जो रिलेशनशिप है वही आपस में डिसाइड करेंगे। ठीक है, जैसे दो पर्सन्स के बीच में है तो वही आपस में डिसाइड कर देंगे कि उनके क्या राइट्स हैं, उनकी क्या है, ड्यूटीज है। ठीक है, उनके राइट्स, उनके ड्यूटीज को वही डिसाइड करते हैं। सो द म्यूचुअल राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ एलएलपी एंड इट्स पार्टनर, एलएलपी और उसके पार्टनर्स की जो म्यूचुअल राइट्स एंड ड्यूटीज हैं, शेल बी गवर्न बाय द एलएलपी एग्रीमेंट। ठीक है, बिटवीन द पार्टनर्स, तो वो शेल बी गवर्न की जाती है एलएलपी यानी कि पार्टनर्स के बीच में एलएलपी एग्रीमेंट के द्वारा। तो शेल बी गवर्न बाय द एलएलपी पार्टनरशिप, तो लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप बिटवीन द पार्टनर्स। ठीक है, तो वही लिखा हुआ है, शेल बी यानी कि वो गवर्न की जाती है लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एग्रीमेंट बिटवीन द पार्टनर्स और बिटवीन द एलएलपी एंड इट्स पार्टनर्स। ठीक है, यानी कि वो एलएलपी यानी कि वो गवर्न की जाती है एलएलपी के द्वारा। ठीक है, एलएलपी के जो वो पार्टनर्स हैं वही आपस में डिसाइड करते हैं कि इस पर्सन के ये राइट्स हैं, इनकी ये ड्यूटीज होंगी। तो वो ठीक है ना, द म्यूचुअल राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ द पार्टनर्स ऑफ द लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एंड म्यूचुअल राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ अ लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप शेल बी गवर्न बाय, वो गवर्न की जाती है किसके द्वारा, वो गवर्न की जाती है पार्टनर्स के बीच में। ठीक है, तो शेल बी गवर्न बाय द लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एग्रीमेंट बिटवीन द पार्टनर्स, तो यानी पार्टनर्स के द्वारा वो गवर्न की जाती है। अब है सेकंड है, द एलएलपी एग्रीमेंट एनी चेंजेस मेड
shall be filed with the registrar। ये भी आपको बताया था कि एलएलपी में चाहे मतलब पार्टनर्स के बीच की ड्यूटीज का भी, ठीक है, कि जैसे पार्टनर्स के बीच में अगर कोई ड्यूटी स्पेसिफाइड नहीं लिखी गई है तो इसका मतलब क्या है कि सारी ड्यूटीज, ठीक है, सभी को निभानी है, अपने अपने पार्ट की, अपने अपने हिस्से की, यानी जितनी भी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं वो सभी क्या करेंगे, वो सभी निभाएंगे। तो वही है द लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एग्रीमेंट, ठीक है, एंड एनी चेंजेस मेड शैल बी फाइल्ड विद द रजिस्ट्रार। तो कोई भी यानी कि एलएलपी का कोई भी एग्रीमेंट या कोई भी चेंजेस मेड किए गए हैं वो रजिस्ट्रार के साथ फाइल किए जाएंगे ऐसे फॉर्म में, मैनर में, accompanied by such fees as may be prescribed। तो वो ऐसे फॉर्म, ऐसे मैनर में फाइल किए जाएंगे रजिस्ट्रार के साथ जैसे कि उसमें प्रिस्क्राइब्ड है। थर्ड, an agreement in writing made before the incorporation of a LLP। कह रहे हैं कि एलएलपी के इनकॉर्पोरेशन से पहले कोई भी राइटिंग में जो एग्रीमेंट है, तो एनी एन एग्रीमेंट इन राइटिंग मेड, ठीक है, ध्यान रखना, तो वही लिखा हुआ है एन एग्रीमेंट इन राइटिंग, राइटिंग में जो एग्रीमेंट मेड बिफोर द इनकॉर्पोरेशन ऑफ ए एलएलपी between the persons who subscribe their name to the incorporation document। यानी इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट में जो अपने नेम को क्या करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, उनके बीच में एलएलपी, ठीक है, यानी कि जो नेम उनका है राइटिंग में लिखा गया है, में इम्पोज ऑब्लिगेशन, ठीक है, वो ऑब्लिगेशन इम्पोज कर सकते हैं। कहने का मतलब क्या है कि जिन मेंबर्स ने राइटिंग में अपने नेम सब्सक्राइब किए हैं, इसका मतलब अगर वो कोई इस चीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी अपनी नहीं निभाते हैं या नहीं करते हैं और वो सिर्फ अपना जो मतलब क्लेम है उसे लेने आ जाते हैं, तो who subscribe their names to the incorporation document may impose obligations on the LLP, जो कि लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप पे ऑब्लिगेशंस को इम्पोज करते हैं, ठीक है, प्रोवाइडेड सच एग्रीमेंट इज रेटिफाइड बाय ऑल द पार्टनर्स, ठीक है, प्रोवाइडेड कि जो सच एग्रीमेंट है वो एलएलपी के इनकॉर्पोरेशन के द्वारा, हर पार्टनर्स के द्वारा, ठीक है, रेटिफाइड यानी कि सही किया जाता है। तो यानी कि अब एलएलपी के इनकॉर्पोरेशन के द्वारा हर पार्टनर्स अगर कोई चेंजेस है, अगर उसे अडॉप्ट करता है तो उसमें भी आपको चेंजेस करने पड़ेंगे अपने इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट में भी। तो इन द एब्सेंस ऑफ एग्रीमेंट, अगर देखो सिंपल सीधी सी बात है, कोई भी एग्रीमेंट नहीं है, ठीक है, अगर एग्रीमेंट है सिंपल सबसे अच्छा होता है कि कोई भी क्या होगा, डिफॉल्ट नहीं होगा, क्या होगी, पनिशमेंट नहीं होगी, तो एग्रीमेंट है, ठीक है, तो प्रोवाइडेड सच एग्रीमेंट इज रेटिफाइड बाय ऑल द पार्टनर्स आफ्टर द इनकॉर्पोरेशन ऑफ एलएलपी। एलएलपी के इनकॉर्पोरेशन के बाद प्रोवाइडेड कि जो सच एग्रीमेंट है वो हर पार्टनर्स के द्वारा रेटिफाइड किया जा रहा है। ठीक है, अब देख लेते हैं इन द एब्सेंस ऑफ एग्रीमेंट, ठीक है, यानी कि एग्रीमेंट के एब्सेंस में द म्यूचुअल राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ द पार्टनर, ठीक है, कि जैसे पार्टनर्स की जो म्यूचुअल राइट्स एंड और ड्यूटीज हैं, एलएलपी की जो म्यूचुअल राइट्स एंड ड्यूटीज हैं, पार्टनर शैल बी डिटरमाइंड बाय द प्रोविजन रिलेटिंग टू दैट मैटर, ठीक है, यानी कि वो डिटरमाइन किया जाएगा उस प्रोविजन के द्वारा जो कि उस मैटर में बताया गया है, डिटरमाइंड है, आर सेट आउट इन द फर्स्ट शेड्यूल। क्लियर? सो इन द एब्सेंस ऑफ एग्रीमेंट द म्यूचुअल राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ द पार्टनर्स, पार्टनर्स की जो म्यूचुअल राइट्स एंड ड्यूटीज हैं एंड द म्यूचुअल राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ द एलएलपी शैल बी डिटरमाइंड बाय द प्रोविजंस के द्वारा डिटरमाइन होगा। तो मतलब वही लिखा है कि जो भी आपके एग्रीमेंट में सब कुछ लिखा गया है उसी एग्रीमेंट के हिसाब से ही आपके पास जो भी राइट्स ड्यूटीज हैं, अगर कुछ भी एग्रीमेंट नहीं है तो हमें ये देखना है कि फर्स्ट शेड्यूल क्या कहता है। तो जो फर्स्ट शेड्यूल में है, मैं आपको बताती हूँ कि फर्स्ट शेड्यूल में क्या है।
सिंपल से है, हर पार्टनर्स की अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, ठीक है। हर पार्टनर्स आपस में डिसाइड करेंगे और सभी की जो ड्यूटीज हैं और जो सभी के जो राइट्स हैं, प्रॉफिट शेयरिंग्स भी हैं, वो सब कुछ क्या होंगे, समान होंगे, अगर कोई एग्रीमेंट नहीं है। ठीक है। अगर क्योंकि एग्रीमेंट में है, सबसे अच्छा है कि अगर आपका प्रॉफिट शेयरिंग इक्वल नहीं है, अगर कोई ज्यादा वर्क कर रहा है, कोई कम वर्क कर रहा है, उसके अकॉर्डिंग डिपेंडेबल है, तो वो कंसेप्ट हमारे लिए क्या है, अलग है। सो इन द एब्सेंस ऑफ एग्रीमेंट, ठीक है, एग्रीमेंट के एब्सेंस में द म्यूचुअल राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ द पार्टनर्स, ठीक है, पार्टनर्स की जो म्यूचुअल राइट्स एंड ड्यूटीज हैं एंड द म्यूचुअल राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ एलएलपी, और जो एलएलपी के म्यूचुअल राइट्स एंड ड्यूटीज हैं, ठीक है, शैल बी डिटरमाइंड बाय द प्रोविजन, ठीक है, यानी कि वो जो फर्स्ट शेड्यूल में डिटरमाइन है उसके द्वारा होने चाहिए। नेक्स्ट क्या कहता है, सीजेशन ऑफ पार्टनरशिप इंटरेस्ट, कि जो पार्टनर्स का जो इंटरेस्ट है वो क्या होना, सीज होना, यानी कि एंड होना। कह रहे ए पर्सन में सीज टू बी ए पार्टनर ऑफ एलएलपी, ठीक है, यानी कि एक पर्सन है, यानी कि वो एंड कर सकता है कि वो एलएलपी का क्या है, पार्टनर नहीं है। कब, ठीक है, इन अकॉर्डेंस विद एन एग्रीमेंट विद द अदर पार्टनर्स, यानी कि दूसरे पार्टनर्स, यानी कि अदर पार्टनर्स के एग्रीमेंट के साथ में एक पर्सन है जो कि सीज कर सकता है कि वो एक एलएलपी का पार्टनर नहीं होगा। तो फर्स्ट में ए पर्सन में सीज टू बी पार्टनर ऑफ एलएलपी इन अकॉर्डेंस विद एन एग्रीमेंट विद द अदर पार्टनर्स और इन द एब्सेंस ऑफ एग्रीमेंट विद अदर पार्टनर्स, ठीक है, के एग्रीमेंट पर by giving a notice in writing of not less than 30 days to the other partners, ठीक है, यानी कि by giving a notice in writing, कि एक लिखित में, राइटिंग में एक नोटिस को दे के ऑफ नॉट लेस देन 30 डेज, ठीक है, जो कि 30 दिन से कम में नहीं होगा। तो सेकंड क्या लिखा है, अ पर्सन शैल सीज टू बी ए पार्टनर ऑफ द एलएलपी, कब वो, मतलब कि जो एक पर्सन है वो एलएलपी का पार्टनर नहीं बनेगा, यानी कि वो क्या हो जाएगा, सीज हो जाएगा। कब जो एक पर्सन होगा, तो अ पर्सन शैल सीज टू बी ए पार्टनर ऑफ द लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, तो एक लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप का, ठीक है, कब वो, मतलब एक पर्सन जो है पार्टनर नहीं बनेगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, उसका जो पार्टनर है वो कैंसिल हो जाएगा। कब, नंबर ए, ऑन हिज डेथ एंड डिसोल्यूशन ऑफ एलएलपी, ठीक है, अगर यानी कि उस पार्टनर की क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है, ठीक है, उस पार्टनर की अगर डेथ हो जाती है या फिर एलएलपी क्या हो जाती है, बंद हो जाती है। सो ऑन हिज डेथ और डिसोल्यूशन ऑफ द एलएलपी, तो एलएलपी के डेथ और डिसोल्यूशन पर, क्लियर। सो अ पर्सन शेल सीज टू बी पार्टनर ऑफ एलएलपी ऑन, ए हो गया, ऑन हिज डेथ और डिसोल्यूशन ऑफ द एलएलपी, यानी कि जब लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप की कोई डेथ हो जाती है या उसका बंद हो जाती है। सेकेंड बी, इफ ही इज डिक्लेयर टू बी ऑफ अनसाउंड माइंड, ठीक है, बाय ए कंपेटेंट कोर्ट, अगर वो कंपेटेंट कोर्ट के द्वारा क्या हो जाता है, अनसाउंड माइंड का हो जाता है। तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो अ पर्सन शेल सीज टू बी पार्टनर, एक एलएलपी का वो पार्टनर कब नहीं होगा, जब उस एलएलपी की क्या हो जाएगी, डेथ हो जाएगी। अगर उस पार्टनर की क्या हो जाएगी, डेथ हो जाती है, वो पार्टनर का बंद हो जाएगा, डिसॉल्व हो जाएगा। सेकंड क्या होगा, अगर वो जो पार्टनर होगा, ठीक है, अगर उसको एक अनसाउंड माइंड का, ठीक है, अगर हम उसे एक कंपिटेंट कोर्ट के द्वारा अनसाउंड माइंड का डिक्लेयर करते हैं, तो इफ ही इज डिक्लेयर टू बी ऑफ अनसाउंड माइंड, ठीक है, अगर वो एक कंपिटेंट कोर्ट के द्वारा अनसाउंड माइंड का डिक्लेयर करते हैं। सेकंड, इफ ही हैज अप्लाइड टू बी एडजस्ट एज एन इंसॉल्वेंट, ठीक है, अगर वो क्या होगा, वो एक इंसॉल्वेंट होगा और डिक्लेयर्ड एज एन इंसॉल्वेंट, ठीक है, यानी कि अगर वो अप्लाई किया जाएगा कि वो क्या हो गया है, इंसॉल्वेंट, यानी कि उसका दिवालिया निकल गया है।
तो वो एक पर्सन होगा पार्टनर बनने के लिए, कब कब वो पार्टनर नहीं बनेगा, सीज, तो अ पर्सन शैल सीज टू बी पार्टनर। एलएलपी का कब वो पार्टनर नहीं बनेगा, तो वही है कि यानी कि उसकी डेथ, और यानी कि एलएलपी की डेथ हो जाती है, डिसोल्यूशन हो जाता है, तब नहीं बनेगा। सेकंड में अगर वो एक अनसाउंड माइंड का है, ठीक है, अगर वो डिक्लेयर किया जाता है कि वो एक अनसाउंड माइंड, एक कोर्ट के द्वारा कि वो अनसाउंड माइंड का है, ठीक है। थर्ड है, नेक्स्ट में है कि एक इंसॉल्वेंट, अगर उसका दिवालिया निकल जाता है, इफ ही हैज अप्लाइड टू बी एडजस्ट एज एन इंसॉल्वेंट, और वो डिक्लेयर किया जाता है इंसॉल्वेंट के तौर पे। तो फर्स्ट पॉइंट है, तो फर्स्ट पॉइंट में है पार्टनरशिप इंटरेस्ट का सीजेशन में, ठीक है, कि यानी मेन आपको यही पॉइंट कि कब कब जो पार्टनर है वो अपने राइट्स को यानी कि विड्रॉ कर सकते हैं पार्टनर बनने के, तो पार्टनर बनने के या फिर वो अपने उस एलएलपी में पार्टनर बनने से वो तब तक क्या हो जाएंगे, हट जाएंगे। तो वही लिखा है उसकी डेथ पे, एलएलपी की डेथ पे, डिसोल्यूशन पे, जब वो क्या हो जाता है अनसाउंड माइंड का, कंपिटेंट कोर्ट के द्वारा जब वो अनसाउंड माइंड का हो जाएगा, ठीक है, जब वो क्या हो जाएगा, इंसॉल्वेंट हो जाएगा। तो नेक्स्ट में थर्ड में है वेयर अ पर्सन हैज सीज टू बी पार्टनर ऑफ एलएलपी, ठीक है, कि जहां पे एक पर्सन को एलएलपी का वो क्या हो जाएगा, पार्टनर नहीं होगा। द फॉर्मर पार्टनर इज टू बी रिगार्डेड, लिखा है रेफर टू फॉर्मर पार्टनर, फॉर्मर पार्टनर इज टू बी रिगार्डेड, ठीक है, इन रिलेशन टू एनी पर्सन डीलिंग विद द एलएलपी, इन यानी कि कोई भी पर्सन, एनी पर्सन जो कि एलएलपी से क्या कर रहा है, डील कर रहा है, तो फॉर्मर पार्टनर इज टू बी रिगार्डेड एज स्टिल बीइंग अ पार्टनर ऑफ एलएलपी, ठीक है, यानी कि जो फॉर्मर पार्टनर है वो कब होगा, मतलब कि आपको वेट करना पड़ेगा कि आप कब तक, ठीक है, पार्टनर हो उसमें। मेन देखो, जब तक कि देखो सिंपल सीधी सी बात है, आप रजिस्ट्रार को नहीं बताते हो आपका लिखित में नाम एज अ पार्टनर का उस एग्रीमेंट में रजिस्ट्रार के पास है, तो आपको सबसे पहले उस रजिस्ट्रार में से अपने पार्टनर के जो आपको अपना नेम है वो उसमें से कैंसिल कराना पड़ेगा, वो उसमें से हटाना पड़ेगा। यानी कि जो पहले वाला पार्टनर है जब तक वो पार्टनर माना जाता है, जो पहले वाला पार्टनर है वो कब तक पार्टनर माना जाएगा, ठीक है, पहले वाला पार्टनर जब तक पार्टनर माना जाता है, जब तक कि यानी कि उसमें क्या होगा, रजिस्ट्रार के पास वो एक नोटिस डिलीवर्ड किया जाएगा। तो वेयर अ पर्सन हैज सीज टू बी पार्टनर ऑफ एलएलपी, जहां पे एक पर्सन है वो एलएलपी का पार्टनर बनने के लिए क्या हो गया, सीज्ड, ठीक है, फॉर्मर पार्टनर इज टू बी रिगार्डेड एज, कि जो पहले यानी कि जो पहले वाला पार्टनर है वो कब तक रिगार्ड किया जाएगा कि वो एलएलपी का पार्टनर बनेगा। तो यही लिखा हुआ है, ठीक है, कि he is declared to be of unsound mind, तो he is applied to be adjudged by an insolvent or declared as an insolvent, ठीक है, कि वो insolvent पे declared होगा। तो यानी कि वही लिखा हुआ है उसकी डेथ पे, एलएलपी की डेथ पे या डिसोल्यूशन पे, फर्स्ट उसकी डेथ या उसके डिसोल्यूशन पे, सेकंड उसके अनसाउंड माइंड पे, और थर्ड जब उसको इंसॉल्वेंट, इट मींस कि तब तक वो कंप्लीट सीज हो गया, और जब तक कि नोटिस क्या होता है, जाता है, और रजिस्ट्रार में वो नोटिस डिलीवर्ड होता है, और जब वो अपने उसमें चेंजेस को कर लेते हैं, चेंजेस बना लेते हैं, ठीक है, तब तक वो पार्टनर रहता है, अदरवाइज वो पार्टनर नहीं रहता, ठीक है, वही लिखा है द फॉर्मर पार्टनर इज टू बी रिगार्डेड एज स्टिल बीइंग अ पार्टनर ऑफ द एलएलपी, ठीक है, जो फॉर्मर पार्टनर है रिगार्ड किया जाता है क्या, कि वो एलएलपी का क्या है, पार्टनर है, एज स्टिल बीइंग अ पार्टनर ऑफ द लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, कब, नंबर 1, the person has noticed that former partner has ceased to be partner of LLP, ठीक है, कि जो एक पर्सन के पास नोटिस होता है कि जो फॉर्मर पार्टनर है
कि जो पहले वाला पार्टनर है कि वो यानी कि एलएलपी में पार्टनर नहीं बनना चाहता। सबसे पहले तो वो उसको भी एक नोटिस होगा कि फाइन कि वो है वो पार्टनर नहीं बनना चाहता। अब वो नोटिस का करेंगे क्या, उसका नोटिस को वो सबमिट करेंगे कहाँ पर, ठीक है, दूसरी जगह पे। तो बी, नोटिस दैट फॉर्मर पार्टनर हैज सीज्ड टू बी ए पार्टनर ऑफ एलएलपी, ठीक है, कि जो फॉर्मर पार्टनर है सीज्ड टू बी, ठीक है, कि अब वही जो नोटिस, कौन सा नोटिस, नोटिस में क्या, कि जो फॉर्मर पार्टनर है वो एलएलपी का पार्टनर बनने से मना कर रहा है। तो फॉर्मर पार्टनर has ceased to be partner of LLP has been delivered। तो ये चीज हमें किसे बतानी पड़ेगी, यही चीज हमें रजिस्ट्रार को डिलीवर्ड करनी पड़ेगी। तो हैज बीन डिलीवर्ड टू द रजिस्ट्रार, ठीक है। अब आगे एक बार इसको देखते हैं। The cessation of partners from LLP does not by itself discharge, यानी कि द पार्टनर फ्रॉम एनी ऑब्लिगेशन। देखो अब इसका मतलब क्या है कि वो खुद, अगर पार्टनर्स भी उसे, ठीक है, इनकर्ड करेंगे कि अब वो पार्टनर नहीं है, ठीक है, कि जैसे वो खुद से अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं निभा रहा है, कि जैसे एलएलपी में से उस पार्टनर्स को जो निकालने का है, द सीजेशन ऑफ ए पार्टनर फ्रॉम एलएलपी, एलएलपी में से पार्टनर्स को जो निकालने का है, डज नॉट बाय इटसेल्फ डिस्चार्ज द पार्टनर, ठीक है, वो खुद से ही किसी भी ऑब्लिगेशन से पार्टनर को डिस्चार्ज नहीं करता। तो डज नॉट बाय इटसेल्फ डिस्चार्ज द पार्टनर फ्रॉम एनी ऑब्लिगेशन टू द एलएलपी, एलएलपी में किसी भी ऑब्लिगेशन से पार्टनर को डिस्चार्ज नहीं करता, or to the other partners or to any other person which he incurred while being a partner, कि जब वो एक पार्टनर था तब। फिफ्थ पॉइंट में, where a partner of LLP ceases to be a partner unless, देखो वो कब तक होगा, unless otherwise provided in the LLP, former partner entitled to his share, ठीक है, इन कॉन्सिक्वेंस ऑफ अ डेथ एंड इंसॉल्वेंसी, ठीक है। अब देखो, अब सिंपल है कि अब जो पार्टनर था वो क्या हो गया, मर गया, ठीक है। अब उसमें, अब तो वो पार्टनर तो रहा नहीं इसका मतलब, पर उसकी जो भी अमाउंट है, उस पार्टनर का जो भी कंट्रीब्यूशन किया गया है, उस पार्टनर ने जितना भी कंट्रीब्यूशन किया, उतने परसेंट का जो भी उसका शेयर निकलता है या जो उसका प्रॉफिट है, क्या वो लेने के, यानी कि उसके राइट्स हैं, ऑब्वियसली, ठीक है, उसके राइट्स होंगे। तो अगर वो पार्टनर, मान लो कि वो पार्टनर हुआ पहले 2-3 महीने पहले, क्या था, वो पार्टनरशिप से हट गया, एलएलपी से हट गया, फिर बाद में डेथ हुई, उस केस में एप्लीकेबल नहीं है, ये भी ध्यान रखना, ठीक है। तो वो उस केस में बिल्कुल भी एप्लीकेबल नहीं होगा। तो वेयर अ पार्टनर ऑफ एलएलपी ceases to be partner unless otherwise provided in the LLP, former partner or person entitled to his share, कि जो फॉर्मर पार्टनर है और जो पर्सन एंटाइटल्ड है उसके शेयर में, ठीक है, किसमें, इन कॉन्सिक्वेंस ऑफ डेथ और इंसॉल्वेंसी ऑफ द फॉर्मर पार्टनर, यानी फॉर्मर पार्टनर की डेथ और इंसॉल्वेंसी के उसमें, तो शैल बी एंटाइटल्ड टू रिसीव फ्रॉम एलएलपी, तो वो एलएलपीसी से क्या रिसीव करेगा, तो शैल बी एंटाइटल्ड टू रिसीव फ्रॉम द एलएलपी, वो एलएलपी से क्या रिसीव करेगा, नंबर ए, एन अमाउंट इक्वल टू कैपिटल कंट्रीब्यूशन ऑफ फॉर्मर पार्टनर, ठीक है, कि एक अमाउंट जो कि इक्वल है कैपिटल कंट्रीब्यूशन ऑफ द फॉर्मर पार्टनर एक्चुअली मेड टू द एलएलपी, यानी कि जो वो एक पार्टनर का, पहले वाले फॉर्मर पार्टनर का जितना जो कैपिटल कंट्रीब्यूशन है जो एक्चुअली एलएलपी को मेड किया गया, तो जितनी अमाउंट इक्वल है, ठीक है, an amount equal to the capital contribution of the former partner,
सेकेंड, हिज राइट टू शेयर इन द, ऑब्वियसली जितना उसका कैपिटल कंट्रीब्यूशन है वो उसे मिलेगा, एलएलपी का जितना भी उसको प्रॉफिट है शेयर में वो उसे मिलेगा, अगर कोई लॉस है तो वो उसका लॉस डिडक्ट होगा, ठीक है। और वही लिखा हुआ है कोई भी डेथ या इंसॉल्वेंसी के फॉर्मर पार्टनर के केस में तो कंसिक्वेंसेस में, ठीक है, एंटाइटल टू हिज शेयर, ठीक है, डज नॉट हैव, ठीक है, उसको शेयर का ही पार्ट मिलेगा, क्योंकि अब उसकी जो पार्टनर है वो आगे कंटिन्यूएशन में नहीं है, वो पार्टनर आगे नहीं जो हो रहा, तो उसे आगे फर्दर एलएलपी के मैनेजमेंट में इंटरफेरेंस का कोई भी अधिकार नहीं है, इंटरफेरेंस का कोई भी राइट नहीं है। सो ए फॉर्मर पार्टनर और अ पर्सन एंटाइटल्ड टू हिज शेयर इन consequence ऑफ द डेथ और इंसॉल्वेंसी ऑफ फॉर्मर पार्टनर, तो फॉर्मर पार्टनर के डेथ और इंसॉल्वेंसी के consequences के केस में shall not have any right to interference in the management, तो उसका एलएलपी के मैनेजमेंट में उसको इंटरफेरेंस करने का कोई भी अधिकार नहीं है, कोई भी राइट नहीं है। पहले बताओ, इतना क्लियर नहीं हुआ? मैम आई हैव अ क्वेश्चन। हाँ हाँ पूछो। मैम अगर जैसे दो पार्टनर है तो मैम अगर एक पार्टनर की डेथ हो जाती है तो मैम अगर दूसरा जो पार्टनर है वो उसको प्रॉफिट ना दे उसके बाद मरने के डेथ होने के बाद, तो फिर मैम वो एक्शन उठा सकता है? अगर पार्टनर ही दो है तो सिचुएशन अलग है ना, पार्टनर ही दो है फिर तो एलएलपी खत्म हो गई। मैम तो मोर देन टू होना चाहिए। नहीं, मोर देन नहीं, मिनिमम टू भी हो सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, मिनिमम टू हो सकते हैं और उससे ज्यादा, ठीक है, दो या दो से ज्यादा हो सकते हैं। अगर दो है पार्टनर तो सिंपल सीधी सी बात है, अगर आपके पास पार्टनर टू है और दोनों की डेथ हो गई तो उस केस में जो उनके रिप्रेजेंटेटिव होंगे, मैम दोनों की नहीं, एक की डेथ हो गई। एक की डेथ हो जाती है, तो इसका मतलब क्या है, जब तक उसके डेथ का पॉइंट तक का जो भी उसका शेयर प्रॉफिट है, कैपिटल कंट्रीब्यूशन है, जितना भी उसको मिलता है वो सब कुछ उसको मिलेगा, उसके रिप्रेजेंटेटिव को मिलेगा। मैम अगर वो ना दे तो? ना दे तो ऐसा नहीं होगा कि अगर वो ना दे, क्यों, क्योंकि उसमें आपके पास क्या है, कोर्ट में जाने का राइट है, ठीक है। मैम वो एक्शन उठा सकता है ना? हाँ कर सकता क्योंकि है। मैम उसका नाम रजिस्टर्ड भी है कंपनी में। हाँ हाँ एग्जैक्टली, an amount equal to capital contribution of the former partner, right to share in the accumulated profit, एलएलपी के accumulated profit में जो right to share है, ठीक है, और वही है जो भी उसका मतलब इफेक्ट है, कंपनसेशन है, जो भी उसको मिलनी है वो उसे मिलेगी। यहाँ तक देख लो, अब तक के में कोई डाउट तो नहीं है किसी को? 5 मिनट्स देख लो जितना हमने रीड किया। ठीक है, ढंग से एक बार देखो।
कौन एक्सप्लेन करेगा इस पॉइंट को, बताओ। मैम किस पॉइंट को? यही वाला, पार्टनर्स एंड देयर रिलेशंस में एलिजिबिलिटी टू बी पार्टनर। मैम मैं बोलो। एलिजिबिलिटी टू द पार्टनर्स, मैम इसमें ये है अगर कोई भी पार्टनर लिमिटेड लायबिलिटी में एंटर होना चाहता है तो मैम उसको पहले अपना नेम रजिस्टर्ड करवाना पड़ेगा उस कंपनी में, रजिस्ट्रार के पास अपने इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट में। इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट्स में। यस हाँ, मैम। तो पर्सन हु सब्सक्राइब देयर नेम्स टू द इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट, जो पर्सन जो कि इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट में अपना नेम सब्सक्राइब करेगा, शैल बी इट्स पार्टनर, वो उसका क्या होगा, पार्टनर होगा। आगे बताओ, नेक्स्ट रिलेशनशिप ऑफ पार्टनर्स। बताओ रिलेशनशिप ऑफ पार्टनर्स। मैम इसमें जो एलएलपी के जो भी पार्टनर्स हैं उनके कुछ म्यूचुअल राइट्स और ड्यूटीज होती हैं एलएलपी में। और वो किस में लिखी गई होती है, जो ये मैम राइट्स और ड्यूटीज हैं वो किस में लिखे गए होंगे। मैम एग्रीमेंट में। हाँ, तो ये जो राइट्स और ड्यूटीज हैं, क्योंकि वही एग्रीमेंट्स में अगर कोई पार्टनर कहता है कि नहीं ये मेरा कोई राइट्स नहीं है, ये मेरी जिम्मेदारी नहीं है, लेकिन वो प्रॉफिट लेने में अपना पूरा हिस्सा निकालता है, ठीक है, तो वही लिखा हुआ है कि जैसे द म्यूचुअल राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ द पार्टनर ऑफ द एलएलपी shall be governed by the LLP agreement between the partners, तो पार्टनर्स के बीच में LLP एग्रीमेंट के द्वारा गवर्न किया जाएगा। ठीक है, तो पार्टनर्स के द्वारा, पार्टनर्स के बीच में एलएलपी एग्रीमेंट, तो एग्रीमेंट वही है, तो एलएलपी एग्रीमेंट के द्वारा गवर्न होगा। अब बी बताओ। मैम मैं बताओ। मैम सेकंड पॉइंट ये है अगर मतलब कोई पार्टनर, अगर जो पार्टनर है लिमिटेड लायबिलिटी का, अगर उसे रजिस्टर्ड करने के बाद अपना नाम और उसमें कोई चेंजेस अगर करवानी है तो उसके लिए उसको फीस पे करनी होगी। हम्म ठीक है, तो ऑब्वियसली अगर कोई भी उसको चेंजेस कराना है एग्रीमेंट में, या एग्रीमेंट में कोई भी चेंजेस होगा, तो शेल बी फाइल्ड विद द रजिस्ट्रार, तो उस फॉर्म में, उस मैनर में, ठीक है, उस फीस के द्वारा रजिस्ट्रार के साथ फाइल किया जाएगा। अब थर्ड बताओ। थर्ड मैम बताओ इसमें थर्ड। राइटिंग एग्रीमेंट होता है, मतलब कोई भी पार्टनर अपना, मैम इसमें कोई भी पार्टनर अपना नाम जो है सब्सक्राइब करवाता है तो वो रिटर्न में होता है एग्रीमेंट। एन एग्रीमेंट इन राइटिंग में, अगर कोई भी एलएलपी के पर्सन्स के बीच में, एलएलपी में इनकॉर्पोरेशन से पहले एग्रीमेंट में होता है, ठीक है, मतलब एग्रीमेंट में राइटिंग में अगर जिसका भी इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट में नेम लिखा गया होता है, तो मैं इम्पोज ऑब्लिगेशन, तो वो एलएलपी में अपने जो भी ऑब्लिगेशंस हैं उन्हें डाल सकता है, उन्हें इम्पोज कर सकता है। फोर बताओ। फोर्थ बताओ। फोर्थ बताओ। आप लोग सो क्यों जाते हैं बीच बीच में, इतने सारे क्लास में बच्चे होते हुए भी। हाँ, इतने सारे बच्चे होते हुए भी कोई नहीं बताएगा। सब एक बार अपनी वीडियो ऑन करना। सब एक बार अपनी वीडियो ऑन करना।
आप सभी अगर स्टडी कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, मैं आपको समझा रही हूँ, तो आप लोग फिर रिस्पॉन्स क्यों नहीं कर रहे हैं? आप लोग फिर रिस्पॉन्स कीजिए। ये बताओ, ये वाला पॉइंट जो है आपके पास कौन सा फोर्थ पॉइंट है? फोर्थ पॉइंट बताओ। मैम इसमें जो भी पार्टनर्स के म्यूचुअल राइट्स और ड्यूटीज होते हैं एलएलपी में, हम्म वो सब डिटरमाइन किए जाते हैं, निर्धारित किए जाते हैं कि मतलब किसके क्या राइट्स है, किसकी क्या ड्यूटीज है। यहाँ तो ये लिखा है इन द एब्सेंस ऑफ एग्रीमेंट लिखा है, और इसका इनका क्या मतलब है? इन एब्सेंस ऑफ एग्रीमेंट। मैम मतलब जब एग्रीमेंट ना हो तब। हाँ, तब क्या होगा बताओ? जो भी म्यूचुअल राइट्स है, ड्यूटीज है पार्टनर्स के, एलएलपी के, वो पार्टनर्स के, वो यानी कि शैल बी डिटरमाइंड बाय द प्रोविजंस। वो जो प्रोविजन फर्स्ट शेड्यूल में है उसके द्वारा क्या होंगे? डिटरमाइन किए जाएंगे। मैम फर्स्ट शेड्यूल कौन सा मैम जो रजिस्टर करवाएंगे? फर्स्ट शेड्यूल क्या होता है? फर्स्ट शेड्यूल कुछ नहीं है, ये इसी एक्ट में ही हमारे पास फर्स्ट शेड्यूल में बताया गया है कि अगर एग्रीमेंट नहीं होता है तो पार्टनर्स को आपस में, ठीक है, किस तरीके से क्या करना है, बिहेव करना है। क्या था कि स्टार्टिंग में ना ये एग्रीमेंट का, ये इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट का, ये बाद में हमें पता चला। ये हमें बाद में कब लगा पता? कि जब पार्टनर्स के बीच के क्या थे, राइट्स, मतलब कि हमें अलग लग रहे थे। तो वही यानी कि म्यूचुअल राइट्स, ड्यूटीज ऑफ द पार्टनर्स एंड द म्यूचुअल राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ द एलएलपी एंड पार्टनर्स शैल बी डिटरमाइंड बाय द प्रोविजंस, ठीक है, डिटरमाइन किए गए हैं प्रोविजंस के द्वारा, रिलेटिंग टू दैट मैटर एज आर सेट आउट इन, जो कि फर्स्ट शेड्यूल में है, एज आर सेट आउट इन द फर्स्ट शेड्यूल। अब नेक्स्ट बताओ, फोर्थ इज, फोर्थ पॉइंट देखो। अब आपको फर्स्ट शेड्यूल क्या है? फर्स्ट शेड्यूल इस एक्ट के अकॉर्डिंग है, उसमें एक्ट को हम स्टडी करेंगे और उसमें बेसिक ही लिखा हुआ है, ज्यादा उसमें कुछ नहीं लिखा हुआ। उसमें बेसिक का मतलब क्या है कि अगर कोई भी जो पार्टनर्स हैं, ठीक है, अगर आपने वहां अगर म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से आपका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, कंट्रीब्यूशन, ये सब कुछ डिसाइड होता है, ठीक है, और सभी को इक्वली वर्क करने का राइट्स है उसमें, ठीक है। अगर एग्रीमेंट नहीं है, ठीक है, जो जब तक कैपिटल लेकर आया, ठीक है, उसके हिसाब से उसका वो क्या होगा, मैनेजमेंट में उसका पार्ट होगा। फिर उसी के अकॉर्डिंग उसका क्या निकलेगा? प्रॉफिट निकलेगा। प्रॉफिट भी उसमें, जैसे आपके पास है ना कि पार्टनरशिप डीड में हमारे पास डिफरेंस क्या थे कि अगर पार्टनरशिप डीड नहीं होती तो फिर इस टाइप से या फिर इस तरह से वर्क किया जाएगा, तो वही सब लिखा गया है। आगे बताओ, 24 बताओ, सीजेशन ऑफ पार्टनरशिप डीड। ये बताओ, सीजेशन ऑफ पार्टनरशिप डी, ये पार्टनरशिप इंटरेस्ट के बारे में। मैम इसमें ये होता है, अगर एग्रीमेंट होता है तो पार्टनर्स को जो इंटरेस्ट होता है एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग होता है। अगर एग्रीमेंट उनके पास नहीं होता है तो जो उनके पास नोटिस होता है वो नोटिस के अकॉर्डिंग देते हैं 30 डेज के अंदर में। तो वही है फर्स्ट में, अ पर्सन में सीज टू बी पार्टनर। एक जो पर्सन है वो यानी कि एलएलपी का पार्टनर कब नहीं होगा? इसके अकॉर्डेंस में नहीं होगा, ठीक है। कब नहीं होगा? वहां पे अगर वो नोटिस दे देता है कि ठीक है, नोटिस दे देता है 30 दिन से कम में नहीं, वो नोटिस होगा, वो दूसरे पार्टनर को नोटिस दे देता है कि वो अब अपनी उस पोजीशन से रिटायर कर रहा है, यानी कि रिजाइन कर रहा है। So in writing of not less than 30 days to the other persons of his intention to resign as partner. Second बताओ। मैम इसमें ये है कि अगर पार्टनर की डेथ या डिसोल्यूशन हो जाती है तो एलएलपी बंद हो जाती है। मैम डेथ हो एलएलपी जाएगी? तब बंद अरे होती है। एलएलपी बंद नहीं होगी, वो पर्सन एलएलपी में पार्टनर नहीं रहेगा। यस मैम, एलएलपी में वो पर्सन पार्टनर नहीं बन पाएगा जब मतलब उसकी डेथ या डिसोल्यूशन हो जाए। डेथ हो जाती है, एलएलपी की डेथ हो जाती है, डिसोल्यूशन हो जाता है,
अगर वो पार्टनर अनसाउंड अनसाउंड हो माइंड का हो जाता है। जाएगा, या मैम अनसाउंड माइंड का कोर्ट के द्वारा डिक्लेयर हो जाए तब। हाँ, अगर अनसाउंड माइंड का, ठीक है, कंपिटेंट कोर्ट के द्वारा अनसाउंड माइंड का डिक्लेयर हो जाता है। नेक्स्ट बताओ, अगर वो इंसॉल्वेंट हो जाता है। ठीक है, या तो वो क्या हो जाएगा, उसकी डेथ हो जाएगी, डिसोल्यूशन में हो जाएगा, अनसाउंड माइंड का हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है, वो इंसॉल्वेंट हो जाएगा। इंसॉल्वेंट डिक्लेयर हो जाएगा। थर्ड मैम बताओ। इंसॉल्वेंट। हम्म थर्ड बताओ। थर्ड बताओ। थर्ड बताओ, थर्ड। कि जब जहाँ पर एक पर्सन होगा वो एलएलपी का पार्टनर कब नहीं होगा? जहाँ पे एक जो पर्सन होगा वो यानी एलएलपी का पार्टनर कब नहीं होगा? वेयर अ पर्सन हैज सीज टू बी पार्टनर ऑफ द एलएलपी। फॉर्मर पार्टनर, बताओ कब कब। ये दो पॉइंट हैं कि फॉर्मर माने कि जो पहले वाला पार्टनर है वो एलएलपी में कब तक पार्टनर बना रहेगा। ये बताओ कि जो पहले वाला पार्टनर है वो एलएलपी में कब तक पार्टनर बना रहेगा। मैम जब तक उसके पास नोटिस नहीं जाएगा। उसके पास नोटिस नहीं, यानी कि दैट की जो फॉर्मर पार्टनर है वो अब एलएलपी में पार्टनरशिप में नहीं है, और वही जो नोटिस है कि अब वो जो पार्टनर है एलएलपी में वो नहीं बनना, नहीं मतलब है। कि अब वो पार्टनर नहीं है, वही नोटिस रजिस्ट्रार को नहीं जाएगा। ठीक है, चलो। अच्छा, एक बार इस पॉइंट को रीड करना, इस वाले पॉइंट को। रजिस्ट्रेशन ऑफ चेंजेस इन पार्टनर्स। पार्टनर्स में चेंजेस के कौन कौन से डिफरेंट रजिस्ट्रेशन है, इस पॉइंट को रीड करो। ये बताओ, रजिस्ट्रेशन ऑफ चेंजेस इन पार्टनर्स। मैम इसके फर्स्ट पॉइंट में तो ये है ना कि अगर किसी भी पार्टनर मतलब सभी पार्टनर्स के नाम और एड्रेस में अगर चेंजेस किए जाते हैं तो उनको 15 डेज के अंदर इन्फॉर्म कर दिया जाता है। वेरी गुड, बहुत इजी पॉइंट्स हैं। बस इसमें क्या है, रूल्स हैं इसके अंदर। जैसे रजिस्ट्रेशन ऑफ चेंजेस इन पार्टनर्स में फर्स्ट, एवरी पार्टनर शैल इन्फॉर्म एलएलपी ऑफ एनी चेंज इन हिज नेम और एड्रेस। ठीक है, हर पार्टनर इन्फॉर्म करता है किसे, एलएलपी को, ठीक है, ऑफ एनी चेंज इन हिज नेम और एड्रेस, कि उसके कोई भी नेम और एड्रेस में चेंज के लिए within a period of 15 days of such change के 15 दिन के पीरियड के अंदर। ठीक है, तो वही लिखा है, फर्स्ट एवरी पार्टनर शेल इन्फॉर्म एलएलपी। ठीक है, हर पार्टनर, ठीक है, एवरी पार्टनर शेल इन्फॉर्म एलएलपी ऑफ एनी चेंज इन हिज नेम और एड्रेस। ठीक है, हर पार्टनर इन्फॉर्म करेगा एलएलपी को। क्यों? क्योंकि हर पार्टनर की अपनी खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अगर उसके पार्टनर की कोई भी आइडेंटिटी में अगर कोई भी क्या है, चेंज है, तो वो सबसे पहले जाके वहां जाके क्या करेगा, इन्फॉर्म करेगा। सो फर्स्ट में एवरी पार्टनर शैल इन्फॉर्म द एलएलपी ऑफ एनी चेंज इन हिज नेम और एड्रेस, कि उसके नेम और उसके एड्रेस में किसी भी चेंज के लिए, ठीक है, इन्फॉर्म करेगा विद इन अ पीरियड ऑफ 15 डेज ऑफ सच चेंज, ऐसे चेंज के 15 दिन के पीरियड के अंदर। तो विद इन अ पीरियड ऑफ 15 डेज ऑफ सच चेंज। सेकेंड पॉइंट बताओ, चलो।
रीड करो खुद से, ये तो आपने बता दिया। अगर उसमें कोई चेंज होता है तो वो अपने 15 दिन के अंदर ही, ठीक है, उसको LLP को वहां पे इन्फॉर्म करना होगा। अब नेक्स्ट बताओ, सेकंड पॉइंट बताओ। मैम अगर जो पार्टनर कंप्लेन करेगा कि मतलब इसमें एड्रेस और नेम चेंज करवाना है या जो भी मिस्टेक होगा, तो मैम वो 30 डेज में वो फाइल नोटिस मतलब पूरी कंप्लीट तैयार होके वो 30 डेज में आएगी। वो पार्टनर बनना चाहता है या वो पार्टनर नहीं बनना चाहता। यस यस मैम। ठीक है, दोनों का अगर कोई चेंज नहीं अपने खुद आइडेंटिटी में है तो वो 15 दिन के अंदर होगा। अगर एक पर्सन है जो कि पार्टनर नहीं बनना चाहता है, ठीक है, रजिस्ट्रार को नोटिस फाइल करता है 30 दिन के अंदर, तो फ्रॉम द डेट ही बिकम्स और सीजेस टू बी पार्टनर, कि वो पार्टनर बनना चाहता है या वो पार्टनर बनना नहीं चाहता। ठीक है, वेयर अ पर्सन बिकम्स और सीजेस टू बी पार्टनर, फाइल अ नोटिस विद द रजिस्ट्रार विद इन 30 डेज, 30 दिन के अंदर, कि वो पार्टनर बनना चाहता है या वो पार्टनर बनना नहीं चाहता। अब बी बताओ। मैम बी में ये है कि अगर किसी मैम अगर पार्टनर के पार्टनर नेम और एड्रेस में चेंजेस होते हैं तो वो रजिस्ट्रार के पास 30 डेज के अंदर उसको इन्फॉर्म करेगा चेंज करने के लिए। यस मैम। Where there is any change in the name or address of a partner, अगर पार्टनर के नेम और एड्रेस में कोई भी चेंज आता है, ठीक है, तो वो रजिस्ट्रार के साथ वो फाइल और नोटिस, रजिस्ट्रार के साथ वो नोटिस फाइल कर सकता है अपने सच चेंज के 30 डेज के अंदर। तो वेयर देयर इज एनी चेंज इन द नेम एंड एड्रेस ऑफ अ पार्टनर, तो पार्टनर के नेम और एड्रेस में चेंज में कोई भी आता है, ठीक है, तो फाइल अ नोटिस, तो वो ऐसे सच चेंज के साथ 30 दिन के अंदर वो ऐसे नोटिस रजिस्ट्रार के साथ एक नोटिस को फाइल कर सकता है। थर्ड बताओ, थर्ड क्या है? अ नोटिस फाइल विद द रजिस्ट्रार। आगे बताओ, थर्ड बताओ। अब देखो, रजिस्ट्रार के साथ तो सिंपल सीधी सी बात है, अगर कोई भी नोटिस फाइल होगा, ठीक है, कोई भी पार्टनर के नेम और एड्रेस का नोटिस है, ठीक है, तो भी वो 30 दिन के अंदर ही उसका नाम है, ठीक है, कोई भी नेम और चेंज हो वो, यानी कि मेन क्या है, 15 डेज के अंदर तक है। अगर पार्टनर के में अगर यानी कि उसको इन्फॉर्म करना है, और इन्फॉर्म क्या, ये तो इन्फॉर्म करना है, यहाँ पे नोटिस का नहीं है। नोटिस की डेट जो होती है वो 30 दिन तक ही होती है, कि जैसे एक बार आपने मतलब कि उनको इन्फॉर्म कर दिया, इन्फॉर्म करने का मतलब है कि ताकि उनके आईज में रहे कि यस, कि हमें अब आगे जो है ऐसे चेंज का एक वो कंप्लीट एक नोटिस करना है, तो इसीलिए 30 दिन के अंदर, तो 15 डेज के अंदर यहाँ पर हो गया। Every partner shall inform the LLP of any change in his name and address में, ठीक है, within the period of 15 days, यानी कि 15 दिन के अंदर इन्फॉर्म। और लेकिन अगर नोटिस फाइल करना होगा, इस पॉइंट में और इस पॉइंट में क्या डिफरेंस है, यही पॉइंट मैं आपसे जानना चाहती थी कि आप लोग रीड करो और बताओ कि इनमें क्या क्या डिफरेंस है। तो यहाँ पर है 15 डेज का है कि सर चेंज के 15 दिन के पीरियड के अंदर, तो विद इन अ पीरियड ऑफ 15 डेज ऑफ सच चेंज, ठीक है। यहाँ क्या है कि वेयर देयर इज एनी चेंज इन द नेम और एड्रेस ऑफ ए पार्टनर, जहाँ पे पार्टनर के नेम और एड्रेस में कोई भी चेंज होता है, तो तब वो ऐसे चेंज के सच चेंज के 30 दिन के अंदर रजिस्ट्रार को नोटिस फाइल करेगा
तो फाइल आर नोटिस विद द रजिस्ट्रार विद इन 30 days ऑफ सच चेंज। नेक्स्ट थर्ड क्या लिखा है, आ नोटिस फाइल्ड विद द रजिस्ट्रार के साथ जो नोटिस फाइल किया जाएगा, तो ये हमें क्लियरली समझना है, अंडरस्टैंड करना है कि जो एक नोटिस है, ठीक है, अगर वो रजिस्ट्रार के साथ फाइल किया जाएगा तो वो फाइल किया जाएगा नंबर 1 सच फी एज मे बी प्रेस्क्राइब, उस फीस के साथ वो फीस देके जो कि उसमें क्या है प्रेस्क्राइब्ड है, ठीक है। सो थर्ड क्या है, आ नोटिस फाइल्ड विद द रजिस्ट्रार, ठीक है, यानी कि रजिस्ट्रार के साथ जो नोटिस फाइल किया जाएगा नंबर 1 शैल बी इन सच फॉर्म एंड अकम्पनीड बाय सच फीस एज मे बी प्रेस्क्राइब, ठीक है, उस फीस के साथ वो फाइल होगा नोटिस। बी शैल बी साइन बाय दी, अब देखो उस नोटिस में, अब आप नोटिस लेके जा रहे हो, आपको पता होने चाहिए कि एलएलपी के कौन कौन से वहां पर्सन है, ऑथेंटिकेटेड पर्सन है जो कि उसे साइन करेंगे, ठीक है। कौन कौन उसको साइन करेगा, देखो पहली बात तो ये कि कोई भी गवर्नमेंट में रजिस्ट्रेशन के या रजिस्ट्रार के पास जाओगे तो फ्री में तो कोई काम नहीं करेगा, सब फाइन चार्ज करेंगे, तो वो शैल बी इन सच फॉर्म एंड अकम्पनीड बाय सच फीस, जो कि ऐसी सच फीस के द्वारा अकम्पनीड किया जाता है। सेकंड क्या है, शैल बी साइन बाय, जो कि एलएलपी के डेजिग्नेटेड पार्टनर्स के द्वारा साइन किया जाएगा, ठीक है, तो वो एलएलपी के डेजिग्नेटेड पार्टनर्स हैं उनके द्वारा साइन किया जाएगा, तो शैल बी साइन बाय द डेजिग्नेटेड पार्टनर्स ऑफ द एलएलपी। अब नेक्स्ट क्या है, इफ इट रिलेट्स टू द इनकमिंग पार्टनर, अगर एक कोई भी इनकमिंग पार्टनर है तो शैल कंटेन अ स्टेटमेंट बाय सच पार्टनर दैट ही कंसर्न्स टू बिकमिंग अ पार्टनर, ठीक है, कि जो उसका जो कंसर्न है पार्टनर को बनने का, जो उसका कंसर्न है उसके द्वारा साइन किए जाएंगे और उसी मैनर में वो ऑथेंटिकेट होगा। तो इफ इट रिलेट्स टू एन इनकमिंग पार्टनर, तो इनकमिंग पार्टनर शैल कंटेन अ स्टेटमेंट, तो इनकमिंग पार्टनर होगा वो सच पार्टनर्स के द्वारा एक स्टेटमेंट को कंटेन करेगा, ठीक है, दैट ही कंसेंट्स टू बिकमिंग अ पार्टनर, कि वो पार्टनर बनना चाहता है, उसके द्वारा साइन किया जाएगा और उसी मैनर में ऑथेंटिकेटेड इन द मैनर। नेक्स्ट है फोर्थ पॉइंट, मैम इफ ये द बताओ, हाँ जी बोलो। मैम अगर मतलब कोई भी मिस्टेक होता है, मतलब उसे रजिस्टर्ड करवाना हो दोबारा से, तो मैम फीस क्या पार्टनर पे करेंगे या जो ऑनर होगा वो पे करेगा? फी तो कोई भी पे करेगा, फी के लिए कोई दिक्कत थोड़ी ना है, उनको रजिस्ट्रार को इससे मतलब नहीं है कि ओनर पे कर रहा है फी या मैनेजमेंट फी पे कर रहा है। आप एक बात बताओ, एक दूसरी एलएलपी है तो उसके लिए आप तो फी पे नहीं करोगे, कि आप फी पे करोगे नहीं, क्योंकि आपका लेना देना नहीं है, फी कौन पे करेगा, वो तो फी जाएगी, तो वो सभी जितने भी पार्टनर्स हैं तो सभी के खर्चे में से जाएगी ना। जो एलएलपी का जो एक्सपेंस कवर है, आपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट स्टडी किया है ना, तो हम वो पार्टनर, वो हम एक कंपनी का, वो हम एक एलएलपी का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे, वो हम उसका पीएनएल क्या करेंगे, चालू करेंगे, उसका हम प्रॉफिट एंड लॉस को स्टार्ट करेंगे, तो उसी के सच फीस के द्वारा वो अकम्पनीड किया जाएगा। A notice filed with the registrar shall be in such form and accompanied by such fees, such fees के द्वारा। सेकंड क्या है कि वो एलएलपी के डेजिग्नेटेड पार्टनर्स के द्वारा साइन किया जाएगा, ठीक है, तो बी क्या है, shall be signed by the designated partner of the LLP, तो वो एलएलपी के डेजिग्नेटेड जो पार्टनर है उसके द्वारा साइन किया जाएगा। नेक्स्ट क्या है, अगर कोई भी इनकमिंग पार्टनर है, ठीक है, इफ इट रिलेट्स टू एन इनकमिंग पार्टनर, तो शैल कंटेन अ स्टेटमेंट बाय सच पार्टनर, सच पार्टनर्स के द्वारा स्टेटमेंट होगी कि हाँ ही कंसर्न, कि वो पार्टनर बनना चाहता है। भाई जो इनकमिंग पार्टनर है वो अपनी स्टेटमेंट, कहने का मतलब क्या है कि जैसे हम ये जो एफिडेविट फाइल करते हैं उसमें क्या होता है, उसकी अपने खुद की स्टेटमेंट होती है, अपनी उसकी एक डिक्लेरेशन होती है, तो वही तो वो मांग रहा है। अगर आपको रजिस्ट्रार के पास एक नोटिस फाइल करना है, देखो फीस तो जाएगी, अगर आप एक कोई भी, ठीक है,
केस करते हैं तो उसके लिए क्या फीस नहीं जाती, उसके लिए फीस जाती है। जो कर रहा है उसका उसके साइन होंगे, उसके काफी सारे एफिडेविट्स लगते हैं, उसके स्टेटमेंट्स लगते हैं। तो सेम ही मेथड है, सेम ही प्रोसेस है, नथिंग एल्स, कुछ भी इसमें अलग नहीं है। प्रोसेस जो है वो कंप्लीटली सेम है। क्या है कि आ नोटिस फाइल्ड विद द रजिस्ट्रार, रजिस्ट्रार के साथ जो नोटिस फाइल किया जाएगा, नंबर 1 शैल बी इन सच फॉर्म एंड अकॉम्पनीड बाय सच फीस। ठीक है, वो उसी फॉर्म में होगा, कॉम्पोनेंट सच फीस के द्वारा किया जाएगा। सेकेंड कि वो एलएलपी के डेजिग्नेटेड पार्टनर्स के द्वारा साइन किया जाएगा। ठीक है, तो शैल बी साइन बाय द डेजिग्नेटेड पार्टनर्स ऑफ द एलएलपी। तो एलएलपी के, ठीक है, अब यहाँ पे सिग्नेचर, अब आप कहोगे कि यहाँ पे ऑल पार्टनर्स क्यों नहीं है? क्योंकि देखो मैंने आपको बताया था कि मेन एक जो रिस्पॉन्सिबल जो पर्सन होता है एलएलपी में, एक मेन रिस्पॉन्सिबल पर्सन कौन है? डेजिग्नेटेड पार्टनर है, तभी तो इसको एक डेजिग्नेशन दी गई है। ठीक है, बाकी सारे पार्टनर्स को इंफॉर्मेशन हो या नहीं हो, इसे एलएलपी की हर इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, हर सेंस में इसे एलएलपी की एक इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। तो ये एलएलपी के डेजिग्नेटेड पार्टनर्स हैं, उसके द्वारा साइन किया जाता है। ठीक है, फोर्थ पॉइंट में तो यही है ना कि अगर एलएलबी के कोई पार्टनर्स हो या फिर डेजिग्नेटेड पार्टनर्स हो, अगर कोई कानून का उल्लंघन करता है तो उनको फाइन पे करना ही पड़ेगा। नहीं ये कुछ यहाँ पे पता है, यहाँ पे फाइन का नहीं है। फाइन तो एक अलग चीज है। जैसे आप मान लीजिए आप जा रहे हैं रजिस्ट्रार के पास जा रहे हैं, पार्टनर्स के कोई भी नेम और एड्रेस में चेंज हो गया, ठीक है, अब आप उसका चेंज का है नोटिस फाइल कर रहे हो, एप्लीकेशन फाइल कर रहे हो, उसमें लिख रहे हो, तो उसकी फीस भी लगेगी। ठीक है, उसमें साइन होने चाहिए, डेजिग्नेटेड पार्टनर्स के द्वारा साइन होने चाहिए। और मान लीजिए उसमें एक जो पार्टनर है वो एड ऑन होता है, तो वो जो पार्टनर ऐड ऑन हो रहा है वो अपनी मर्जी से ऐड ऑन हो रहा है या एक कोई कंपल्सन है, ठीक है, तो अपनी मर्जी वाला जो पॉइंट होता है वो उसके लिए आपको एक एफिडेविट होगा, एफिडेविट में या उसके कंसेंट में उसके क्या होंगे, साइन होंगे उस पार्टनर के। ठीक है, तो ये तीनों चीजें लगेंगी तब जाके वो रजिस्ट्रार के पास उसे फाइल कर सकता है। मैं ये बोल रही हूँ, अभी आपके पास फाइन का कंसेप्ट नहीं है, मैं फाइल बोल रही हूँ। फाइल कब हम वहां पे फाइल कर सकते हैं? तो आर नोटिस फाइल्ड विद द रजिस्ट्रार, ठीक है, सबसे पहले कब? शैल बी इन सच फॉर्म एंड अकॉम्पनीड बाय सच फीस। ठीक है, ऐसे फॉर्म में जो कि अकॉम्पनीड किया जाएगा सच फीस के द्वारा। सेकेंड, शैल बी साइन बाय द डेजिग्नेटेड पार्टनर ऑफ द एलएलपी, एलएलपी के डेजिग्नेटेड पार्टनर्स के द्वारा साइन किया जाएगा। नेक्स्ट है कि कोई भी जो इनकमिंग पार्टनर होगा वो अपना पार्टनर बनने का कंसर्न देगा, तो शैल कंटेन अ स्टेटमेंट बाय सच पार्टनर दैट ही कंसर्न्स टू बिकमिंग अ पार्टनर, कि वो पार्टनर को बनने में अपना कंसर्न देगा, उसके द्वारा साइन किया जाएगा। नेक्स्ट है 4 पॉइंट, 4 पॉइंट कर देखते हैं। मैम मैंने फोर्थ पॉइंट का ही बताया। हाँ 4 पॉइंट में, अच्छा आपने 4 पॉइंट का बताया था। हाँ Yes, ठीक ma'am. है, फिर तो अच्छा ठीक है, सॉरी, मुझे लगा ये वाले पॉइंट। ठीक है, 4 पॉइंट देखते हैं। अगर जैसे इन्होंने बताया फाइन्स के बारे में, फाइन कब लगेगा? फाइन तभी भी लगता है अगर आप किसी को क्या करते हो, जो भी रूल्स है उसको ब्रेक कर रहे हो, कोई प्रोविजन है उसके अपोजिट जा रहे हो, यानी कोई भी प्रोविजन से आप उसे कंट्रावीन कर रहे हो। तो इफ लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप कंट्रावीन्स द प्रोविजंस ऑफ सबसेक्शन 2, ठीक है, यानी कि अगर एक लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप सबसेक्शन 2 के जो भी प्रोविजंस हैं उनके अपोजिट जाता है, उन प्रोविजंस के अपोजिट जाता है, उन प्रोविजंस को कंट्रावीन करता है, द लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एंड एवरी डेजिग्नेटेड पार्टनर ऑफ द एलएलपी, ठीक है, कि जो एलएलपी है, जो लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप है और जो एलएलपी का जो हर डेजिग्नेटेड पार्टनर है, शैल बी पनिशेबल। क्यों? मैंने आपको पहले बताया था, अगर जो पनिशमेंट मिलेगी
क्यों? क्योंकि ये सबसे पहले एलएलपी में डेजिग्नेटेड पार्टनर, हर पार्टनर कह सकता है कि मुझे नहीं पता, मुझे नहीं पता, लेकिन डेजिग्नेटेड पार्टनर्स हैं वो नहीं बोल सकते कि इसके बारे में हमें पता नहीं था। क्यों? क्योंकि उन्हें ये डेजिग्नेशन दी गई है कि उन्हें कंपनी के हर चीज के बारे में इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, उन्हें पता होना चाहिए। So if the limited liability partnership contravenes the provision of subsection 2, the limited liability partnership and every designated partner of the LLP, तो ठीक है, यानी कि LLP और LLP के जो हर एवरी डेजिग्नेटेड पार्टनर हैं, तो यानी कि द लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एंड एवरी डेजिग्नेटेड पार्टनर ऑफ द LLP शैल बी पनिशेबल विद फाइन, वो उस फाइन के साथ क्या होंगे? पनिशेबल होंगे। तो शैल बी पनिशेबल विद फाइन, ठीक है। अगर वो कौन कौन, यानी LLP, कंप्लीट LLP है तो इसका मतलब कि उसके हर पार्टनर्स भी हैं, और स्पेसिफाई भी कर दिया हर डेजिग्नेटेड पार्टनर्स को भी अलग अलग से क्या होंगी? पनिशमेंट होगी, अलग अलग से उसे फाइन पे करने पड़ेंगे, जो कि which shall not be less than 2000 rupees, जो कि 2000 रुपए से कम नहीं होगा, ठीक है। तो which shall not be less than 2000 rupees, जो कि 2000 रुपए से कम नहीं होगा, but which may extend to 25,000 rupees, जो कि ठीक है 2000 से कम नहीं होगा, जो कि 25,000 रुपीज तक एक्सटेंड हो सकता है, बट विच में एक्सटेंड टू 25,000 रुपीज, ठीक है। क्लियर हुआ इतना? 4th पॉइंट में कोई डाउट है किसी को? नो मैम। चलो एक बार अभी मुझे 5 बताओ और 6 रीड करो, 5 करो और 6 करो। मैम 5 में भी यही है कि अगर कोई भी पार्टनर्स रूल का उल्लंघन करता है तो उनको भी पनिशेबल होना पड़ेगा विद फाइन, और वो फाइन आगे बढ़कर भी बढ़ सकता है। किसने बताया ये? मैम मनीषा। मनीषा, आपने शायद आज ही बोला है ना पहली बार? नो मैम, पहले भी बोला था। अच्छा, पहले बोला है। यस पहले वो आपका तो मुझे अभी लगा, क्योंकि आवाज एक नई सी आई। हिना का सुना है मैंने, प्राची का भी सुना है, अभी सिमरन का भी सुना है। इन सब के तो मुझे नेम आवाज सुनते ही समझ में आ जाता है कि ये बच्चा मैं 2-3 दिन से क्लास नहीं ले पा रही थी क्योंकि तबीयत खराब थी, और उससे पहले की जो क्लासेस ली थी एक बार आपने और ओरल टेस्ट लिया था तो मैंने बोला था। हाँ, तब तो मैंने लिखा रखा था, ओरल टेस्ट है, ये सब है। इन सब के बच्चों के नेम लिख के रखते होंगे ताकि ठीक है ना, आपकी लगे कि हाँ भाई ये अगर रिस्पॉन्स कर रहे हैं, ठीक है। तो देखो एक टीचर भी क्या डिमांड करता है बताओ? एक टीचर भी चाहता है कि अपने बच्चों को अच्छे मार्क्स दे, किस बेसिस पे दे? उनके नॉलेज के बेस पे दे, है ना, कि वो बच्चे अच्छे से पढ़ रहे हैं। अब जब आप लोग रिस्पॉन्स नहीं करोगे तब आप हमें ये नहीं कह सकते, मुझे तो आप बिल्कुल भी नहीं कह सकते कि मैं पार्शियलिटी करती हूँ, नहीं, मैं पार्शियलिटी नहीं करती, ये भी ध्यान रखना कि ये बिल्कुल नहीं कह सकते कि मैं पार्शियलिटी करती हूँ। क्यों? क्योंकि आपके हर असाइनमेंट, बेशक अगर आपके कभी भी मार्क्स आएंगे तो आप देखना, जिसे मैंने अगर 15 दिए हैं ना, तो इसका मतलब कि वो 15 ही डिजर्व करता था। उसके असाइनमेंट को लेके आपको पहले भी बताया था कि टाइम पीरियड होगा आपका, इस टाइम तक आपको क्या करना है, वो खत्म करना है, एंड करना है, ठीक है। तो वही है मनीषा, रिंकी, तो इन सबको अच्छे से, रिंकी अब आजकल रिस्पॉन्स नहीं करती है, और वो कभी कभी गलत रिस्पॉन्स करती है, ऐसे क्यों? रिंकी आपको मैं सब भी पता है? रिस्पॉन्स करती हूँ। हाँ, मुस्कान भी रिस्पॉन्स करती हैं। नहीं, मुझे नाम मैंने लिखे हुए हैं, डोंट वरी, मुझे सबके नाम डिस्क्लोज करने की जरूरत नहीं है, मैंने सबके लिखे गए कौन कौन बच्चा रिस्पॉन्स करता है, बताता है। चलो ठीक है, ये हो गया। अब आगे करते हैं यही वाला। इफ एनी पर्सन कंट्रावीन्स द प्रोविजन, ठीक है, अगर वो सबसेक्शन उसके अगर कोई भी पार्टनर है उसके प्रोविजंस को कंट्रावीन करता है, अगर कोई भी पार्टनर है उसके प्रोविजंस के अपोजिट जाता है, उसके प्रोविजंस को कंट्रावीन करता है, तो सच पार्टनर है वो
ठीक है, फाइन के साथ पनिशेबल हो जाएगा। कितने फाइन के साथ हो जाएगा बताओ? कि सच मैम 2000 रुपीज से एक्सटेंड होके 25,000 तक। 25,000 तक। ठीक है, तो यानी कि 2000 रुपीज से 25,000 रुपीज तक एक्सटेंड होने पर, तो वही लिखा है, इफ एनी पर्सन कंट्रावीन्स प्रोविजन ऑफ द सबसेक्शन, ठीक है, तो सच पार्टनर शैल बी पनिशेबल विद फाइन, तो सच पार्टनर है पनिशेबल होगा किस फाइन, वो फाइन जो कि 2000 रुपए से कम, तो विच शैल नॉट बी लेस देन 2000, जो कि 2000 से कम नहीं होगा, 2000 के से 25,000 के क्या होगा, बीच में होगा। यस मैम। ठीक है, तो विच शैल नॉट बी लेस देन 2000 रुपीज बट विच में एक्सटेंड टू 25,000, जो कि 2000 से 25,000 के बीच में होगा। समझ आया? अब ये Yes, ma'am. सिक्स पॉइंट बताओ, 6 एक्सप्लेन करो। कह रहे एनी पर्सन हु सीजेस टू बी ए पार्टनर ऑफ एलएलपी, ठीक है, कोई भी पर्सन है जो कि एलएलपी का पार्टनर क्या है, नहीं है, या कैंसिल आउट होना चाहता है, सबसे पहले तो उसे मे हिमसेल्फ फाइल विद द रजिस्ट्रार, कि भाई अब सिंपल है, अब उसे पार्टनर नहीं रहना ना, तो उसे पार्टनर नहीं रहना, तो उसे कहीं ना कहीं एफर्ट्स करने पड़ेंगे, जब आपके अपने खुद की कहीं ना कहीं क्या होंगी, आप अपने मर्जी करोगे तो आपको अपना कहीं ना कहीं उसके लिए एफर्ट्स भी लाने पड़ेंगे। तो एनी पर्सन हु सीजेस टू बी पार्टनर ऑफ एलएलपी, ठीक है, कोई भी पर्सन जो कि एलएलपी का पार्टनर क्या है, नहीं है, तो एनी पर्सन हु सीजेस टू बी अ पार्टनर ऑफ एलएलपी मे हिमसेल्फ फाइल विद द रजिस्ट्रार, वो रजिस्ट्रार के साथ क्या करेगा, हिमसेल्फ फाइल करेगा द नोटिस, ठीक है, नोटिस रेफर टू इन सबसेक्शन 3 इफ ही हैज रीजनेबल कॉज टू बिलीव दैट, अगर उसके पास एक रीजनेबल कॉज है यकीन करने के लिए, दैट एलएलपी मे नॉट फाइल नोटिस विद द रजिस्ट्रार, कि जो एलएलपी को अब व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रीजनेबल कॉजेस? रीजनेबल कॉज का मतलब है कि उसके पास क्या है, कॉज माने उसके पास कारण है, रीजनेबल माने उसके पास रीजनेबल का मतलब है कि उसके पास यानी कि बेकार के कारण नहीं है, उसके पास एक कारण रीजन है कि मैम मुझे रीजन है कि यस, कि उसके पास एक वैलिड, सॉरी रीजनेबल मतलब वैलिड, ठीक है, वैलिड उसके पास एक प्रूफ है, उसके पास एक वैलिड कारण है, वो कह सकता है कि भाई देखो एलएलपी को मैंने कहा था, एलएलपी ने तो रजिस्ट्रार के पास नोटिस फाइल नहीं किया, ठीक है, मैं उसका मेंबर नहीं बनना चाहता, वो एलएलपी है, वो बहुत लॉस में जा रही है और उसके पार्टनर्स हैं गलत कर रहे हैं, मान लो उसके नहीं मान रहे, उसके अकॉर्डिंग उसको ऐसा लगता है कि आगे चल के उसका क्या है, मतलब कि वहां पर इतना प्रॉफिट नहीं होगा, तो एलएलपी मे नॉट फाइल द नोटिस विद द रजिस्ट्रार, तो जो एलएलपी है वो रजिस्ट्रार के साथ नोटिस फाइल नहीं करेगा, ठीक है, अगर एलएलपी ने नोटिस फाइल नहीं किया तो उसके बिहाफ में तो वो खुद फाइल कर सकता है उसके, अब देखो हर पार्टनर, मैंने आपको पहले ये पॉइंट तभी एक्सेस करेगा, वैसे कोई भी पार्टनर एलएलपी में खुद से जाके वो नोटिस फाइल नहीं कर सकता, ठीक है, एलएलपी ही करती है वो नोटिस को फाइल, खुद जो होती है वो एलएलपी ही उस नोटिस को फाइल करती है, तो वही लिखा है एनी पर्सन हु सीजेस टू बी अ पार्टनर ऑफ द एलएलपी मे हिमसेल्फ फाइल विद द रजिस्ट्रार, ठीक है, इफ ही हैज रीजनेबल कॉज टू बिलीव दैट, कि उसके पास एक रीजनेबल कॉज होता है ये यकीन करने के, बिलीव करने के, दैट कि एलएलपी मे नॉट फाइल द नोटिस विद द रजिस्ट्रार, कि जो एलएलपी है वो रजिस्ट्रार के साथ कोई भी नोटिस को फाइल नहीं करेगी, ठीक है, इफ ही हैज रीजनेबल कॉज टू बिलीव दैट LLP may not file notice with the registrar
अगर वो फाइल नहीं तो उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है, उसने कहा कि एलएलपी नहीं कर रही है, और जब तक रजिस्ट्रार के पास नोटिस फाइल नहीं होगा वो एज अ पार्टनर ही ट्रीट किया जाएगा, वो पार्टनर ही बना होगा। तो अगर उसको एलएलपी, ठीक है, रजिस्ट्रार नोटिस फाइल नहीं कर रही है, तो पर्सन है जो पार्टनर नहीं बनना चाहता है वो रजिस्ट्रार के पास जाके नोटिस फाइल कर सकता है। तो in case of any such notice filed by a partner, registrar shall obtain a confirmation to this effect from the LLP कि जो रजिस्ट्रार है वो LLP से, ठीक है, उसके इफेक्ट में कंफर्मेशन को ऑब्टेन कर सकता है, क्या कि LLP has also filed such notice, ठीक है, provided that where no confirmation is given by the LLP within 15 days, ठीक है, प्रोवाइडेड कि जहां पर LLP के द्वारा 15 दिन के अंदर कोई कंफर्मेशन नहीं दी गई, ठीक है, रजिस्ट्रार शैल रजिस्टर द नोटिस मेड बाय अ पर्सन, ठीक है। अब इसका मतलब है मान लो कि LLP में वहां पे कर भी दी थी, फाइल किया था, लेकिन 15 दिन के अंदर, 15 डेज के अंदर LLP के द्वारा वो कंफर्मेशन नहीं दी गई, ठीक है, यानी प्रोवाइडेड दैट वेयर नो कंफर्मेशन इज गिवन बाय द LLP विद इन 15 डेज, यानी 15 दिन के अंदर LLP के द्वारा कोई भी कंफर्मेशन नहीं दी गई, तो रजिस्ट्रार क्या करेगा, शैल रजिस्टर द नोटिस मेड बाय अ पर्सन, तो जो पर्सन के द्वारा नोटिस बनाया गया है उसे क्या करेगा, यानी कि रजिस्ट्रार वही नोटिस को उसके बिहाफ पे जो पर्सन पार्टनर नहीं बनना चाहता रजिस्टर कर सकता है, ठीक है। ऐसे बहुत सारे रीजंस हैं कि कभी कभी उसको ऐसा लगता है कि रीजन हो सकता है कि अगर कंपनी दिवालिया हो रही हो तो मैम वो ये भी बोल सकता है कि मेरी कंपनी दिवालिया हो रही है तो मैं इस कंपनी का पार्टनर नहीं बनना चाहता। हाँ बिल्कुल बोल सकता है कि दिवालिया, देखो उस कंडीशन में उसके, देखो ऐसा नहीं है कंपनी दिवालिया हो रही है, जब कंपनी सही प्रॉफिट कमा रही थी, इसका मतलब तब से कोई ना कोई सभी पार्टनर्स ने मिलके एक ऐसा डिसीजन लिया होगा, ठीक है, दिवालिया हो रही है कंपनी और वो एकदम से कोई पार्टनर ऐसे बाइकआउट नहीं कर सकता, तब तक का तो उसको पे करना ही पड़ेगा। ये भी नहीं है कि आप आपने जो रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपने कुछ भी किया हो उसकी जो मतलब है भरपाई आप अदर पार्टनर्स करेंगे मिलके, या आप अदर पार्टनर्स के ऊपर छोड़ दोगे, रीजनेबल प्रूफ है, सब कुछ वहां पर देना पड़ेगा। अब जैसे हम डिस्कस करते हैं यहाँ पे कंट्रीब्यूशन के बारे में, इसका भी ऊपर का वो पॉइंट है, ड्यू है, तो चैप्टर 6 है कंट्रीब्यूशन। चलो ये बताओ 32 फॉर्म ऑफ कंट्रीब्यूशन बताओ। हाँ ये बताओ फॉर्म ऑफ कंट्रीब्यूशन। ठीक है ये बता दो 32 फॉर्म ऑफ कंट्रीब्यूशन, कंट्रीब्यूशन की कौन कौन सी फॉर्म है, फर्स्ट और सेकंड बताओ फॉर्म ऑफ कंट्रीब्यूशन में। मैम जो पार्टनर है वो टेंजिबल और इंटेंजिबल प्रॉपर्टी भी रख सकता है बेनिफिट्स के लिए, और मैम मूवेबल और इमूवेबल मनी भी रख सकता है। वेरी गुड। कोई कहता है कि उसके पास क्या है, मनी नहीं है, कि वो टेंजिबल जो प्रॉपर्टी है वो लेके आ रहा है, मूवेबल प्रॉपर्टी है, इमूवेबल है, लैंड और बिल्डिंग है, कि ठीक है कि जैसे एक एलएलपी को सेटअप या फिर ये सब कुछ करने के लिए लैंड और बिल्डिंग की रिक्वायरमेंट है, तो वो बोल सकता है कि वो एक लैंड और बिल्डिंग को लेके आ रहा है, तो मे कंसिस्ट ऑफ टेंजिबल, मूवेबल और इमूवेबल और इनटेंजिबल प्रॉपर्टी और अदर बेनिफिट्स टू दी एलएलपी, ठीक है, और या फिर एलएलपी को दूसरे बेनिफिट्स भी। तो फॉर्म फर्स्ट में यही है कि पार्टनर का जो कंट्रीब्यूशन है
कंसिस्ट करता है टेंजिबल, मूवेबल, इमूवेबल, इंटेंजिबल प्रॉपर्टी और अदर बेनिफिट्स टू द एलएलपी, और एलएलपी को दूसरे अदर बेनिफिट्स इंक्लूडिंग कौन कौन से, मनी, प्रोमिसरी नोट्स, अदर एग्रीमेंट्स टू कंट्रीब्यूट कैश और प्रॉपर्टी, कि जैसे कैश और प्रॉपर्टी को जो कंट्रीब्यूट करते हैं उसके दूसरे अदर एग्रीमेंट्स, एंड कॉन्ट्रैक्ट्स फॉर सर्विसेज परफॉर्म्ड, ठीक है, और जो भी सर्विसेज परफॉर्म्ड के लिए जो कॉन्ट्रैक्ट है और जो भी क्या क्या परफॉर्म करेंगे या करना पड़ेगा, तो वही है एंड कॉन्ट्रैक्ट्स फॉर सर्विसेज परफॉर्म्ड और टू बी परफॉर्म्ड। नेक्स्ट क्या है, द सेकंड, मॉनेटरी वैल्यू ऑफ कंट्रीब्यूशन ऑफ ईच पार्टनर शैल बी अकाउंटेड फॉर, ठीक है, कहने का मतलब है कि हर पार्टनर का जो पैसे का जो कंट्रीब्यूशन है वो काउंट किया जाएगा, और वो एलएलपी में जब वो रजिस्ट्रार के पास भी फाइल होगा तब उसमें डिस्क्लोज किया जाएगा, ध्यान रखना। तो मॉनेटरी वैल्यू ऑफ कंट्रीब्यूशन ऑफ ईच पार्टनर, ठीक है, तो मॉनेटरी वैल्यू ऑफ कंट्रीब्यूशन ऑफ ईच पार्टनर शैल बी अकाउंटेड फॉर एंड डिस्क्लोज इन द अकाउंट्स ऑफ एलएलपी, ठीक है, तो वो अकाउंटेड फॉर होगा और डिस्क्लोज किया जाएगा किसमें, एलएलपी के अकाउंट्स में। तो शैल बी अकाउंटेड फॉर एंड डिस्क्लोज in the accounts of limited liability partnership in the manner as may be prescribed. नेक्स्ट देखते हैं ऑब्लिगेशन टू कंट्रीब्यूट, ठीक है, द ऑब्लिगेशन ऑफ पार्टनर टू कंट्रीब्यूट मनी और अदर प्रॉपर्टी और अदर बेनिफिट और टू परफॉर्म सर्विसेज फॉर एलएलपी, ठीक है, तो वही लिखा है कि ऑब्लिगेशन टू कंट्रीब्यूट करने के कौन कौन से ऑब्लिगेशन है। तो पार्टनर के जो ऑब्लिगेशन है कि टू कंट्रीब्यूट मनी, ठीक है, पैसे को कंट्रीब्यूट करने के, या अदर प्रॉपर्टी, यानी कि पार्टनर के जो ऑब्लिगेशन है टू कंट्रीब्यूट मनी, अदर प्रॉपर्टी को, अदर बेनिफिट को, या टू परफॉर्म सर्विसेज फॉर एलएलपी, यानी लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप के लिए कोई भी सर्विसेज परफॉर्म करने की, अदर बेनिफिट, अदर प्रॉपर्टी, मनी कंट्रीब्यूट करने की जो ऑब्लिगेशंस हैं, शैल बी एज पर द लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एग्रीमेंट, तो वो एलएलपी एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग होगी। तो शैल बी एज पर लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एग्रीमेंट, कहने का मतलब है कि एग्रीमेंट में जो भी लिखा होगा कितना पार्टनर कंट्रीब्यूट करेंगे, उन्हें क्या क्या मिलेगा, वो ही सब कुछ आपका उस एग्रीमेंट में स्पेसिफाइड होगा, उस एग्रीमेंट में लिखा होगा। नेक्स्ट है सेकंड, ए क्रेडिटर ऑफ ए लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप व्हिच एक्सटेंड क्रेडिट और अदरवाइज एक्ट्स इन रिलायंस ऑन एन ऑब्लिगेशन डिस्क्राइब्ड इन दैट एग्रीमेंट, ठीक है, कह रहे हैं कि एलएलपी का जो क्रेडिटर है जो कि क्रेडिट एक्सटेंड करता है, तो व्हिच एक्सटेंड्स क्रेडिट, ठीक है, इन रिलायंस ऑन एन ऑब्लिगेशन डिस्क्राइब, जो कि उस एग्रीमेंट में डिस्क्राइब की गई है ऑब्लिगेशन पर, विदाउट नोटिस ऑफ एनी कॉम्प्रोमाइज बिटवीन पार्टनर्स, ठीक है, पार्टनर्स के बीच में कॉम्प्रोमाइज करने के बिना इसी नोटिस से, मे एनफोर्स ओरिजिनल ऑब्लिगेशन अगेंस्ट सच पार्टनर, तो सच पार्टनर्स के अगेंस्ट वो ओरिजिनल ऑब्लिगेशंस को एनफोर्स करता है, तो मे एनफोर्स ओरिजिनल ऑब्लिगेशंस अगेंस्ट सच पार्टनर, ठीक है। एक बार और ये वाला पॉइंट समझा दो। यही वाला पॉइंट कुछ नहीं है कि जैसे मान लीजिए, अब जैसे सिंपल है, मान लीजिए एक एलएलपी में एक पर्सन आके कहता है कि भाई मेरे इसमें, ठीक है, 1 लाख रुपीज ड्यू है, तो अब भाई 1 लाख रुपीज ड्यू है, वो क्या है, उसका क्रेडिटर है, तो एक्सटेंड करता है क्रेडिट, और ठीक है, अगर आपको, ठीक है, कितने क्रेडिटर करने हैं, कितने नहीं करने हैं, एक उसकी पे करने की कैसे कैसे ऑब्लिगेशंस होगी, वो सब कुछ उस एग्रीमेंट में डिस्क्राइब किया गया है, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो पार्टनर्स कहते हैं कि नहीं, मैं तो इतना नहीं कर सकता या उतना नहीं है,
ऐसा कुछ नहीं है। जब प्रॉफिट शेयर की बात आती है तब अगर सबका जितना जितना कैपिटल कंट्रीब्यूशन के अकॉर्डिंग प्रॉफिट शेयर हो रहा है या इक्वली प्रॉफिट शेयर हो रहा है, जो एग्रीमेंट में है उसके अकॉर्डिंग शेयर हो रहा है, तो अगर कोई भी पर एलएलपी के क्रेडिटर्स होते हैं उनका भी जो क्रेडिट एक्सटेंड किया जाता है वो भी इस बेसिस पे ही होगा। तो एक क्रेडिटर ऑफ ए एलएलपी विच एक्सटेंड्स क्रेडिट, जो कि क्रेडिट को एक्सटेंड करता है, ठीक है, और अदरवाइज एक्ट्स इन रिलायंस ऑन एन ऑब्लिगेशन डिस्क्राइब्ड इन दैट एग्रीमेंट, उस एग्रीमेंट में जो ऑब्लिगेशन डिस्क्राइब्ड है उस पर विदाउट नोटिस ऑफ एनी कॉम्प्रोमाइज बिटवीन पार्टनर्स, पार्टनर्स के बीच में कॉम्प्रोमाइज करने के नोटिस के अलावा मे एनफोर्स ओरिजिनल ऑब्लिगेशन अगेंस्ट, तो वो सच पार्टनर के अगेंस्ट ओरिजिनल ऑब्लिगेशंस को एनफोर्स कर सकता है। तो मे एनफोर्स ओरिजिनल ऑब्लिगेशन, ठीक है, तो वो सच पार्टनर्स के अगेंस्ट जो उसके खुद के ओरिजिनल ऑब्लिगेशंस हैं उन्हें एनफोर्स कर सकता है। पहले बताओ क्लियर हुआ है नहीं? यस मैम, क्लियर हो गया। ठीक है, ये फॉर्म ऑफ कंट्रीब्यूशन है, कंट्रीब्यूशन की फॉर्म है, ऑब्लिगेशन है टू कंट्रीब्यूट करने का, तो वही सिंपल लिखा है। अगर जैसे आप यहाँ पे एक उसको दूसरे सेंस से भी ऑब्जर्व कर सकते हैं, ठीक है। तो इससे पहले एक कोई पॉइंट रह रहा था, ये वाले पॉइंट्स हमें कवर करने हैं। लायबिलिटी, ये पॉइंट तो बताना है, अच्छे पॉइंट्स हैं। चलो ये ऐसे ही बहुत सिंपल है। फर्स्ट पॉइंट बताओ क्या कह रहे हैं, बताओ इसका फर्स्ट पॉइंट बताओ। एलएलपी की एक्सटेंट एंड लिमिटेशन ऑफ द एलएलपी, ये बताओ। मैम इसमें यह है कि जो पार्टनर्स हैं वो बिना मतलब सारे पार्टनर्स की बात को सुनकर तभी वो कोई चीज डील करेंगे। तो कह रहे एवरी पार्टनर ऑफ एलएलपी इज फॉर द पर्पस ऑफ बिजनेस ऑफ एलएलपी, ठीक है। यहाँ कहने का मतलब है कि एलएलपी के बिजनेस के पर्पस के लिए जो एलएलपी का जो हर पार्टनर है, द एजेंट ऑफ द एलएलपी, एलएलपी के जो एजेंट है, देखो मतलब सिंपल है। अगर मैं कहूँ कि एलएलपी के एजेंट या पार्टनर, पार्टनर ही उसके एक एजेंट है। एजेंट का मतलब क्या होता है, जो कि सामने मतलब कि जो अपना प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल वाले की कोई भी रिस्पॉन्स यानी कि बात या कोई भी टॉक्स को लेकर जाता है, तो वही क्या होगा, वही उसका पार्टनर है। तो ठीक है, तो वही लिखा है 26 में, पार्टनर एज एजेंट, की जो पार्टनर है वो क्या है, एजेंट है। तो पार्टनर एज एजेंट में एवरी पार्टनर ऑफ एलएलपी, ठीक है, इज फॉर द पर्पस ऑफ बिजनेस ऑफ द एलएलपी, यानी एलएलपी के लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप के बिजनेस यानी कि ठीक है उसके पर्पस के लिए, यानी उस एलएलपी का जो हर पार्टनर है, उस एलएलपी का जो एवरी पार्टनर है वो एजेंट होगा। एलएलपी का जो एजेंट है, ठीक है, तो यानी कि एवरी पार्टनर होगा वो एजेंट होगा। उस एलएलपी का जो एजेंट है वो पार्टनर है, बट नॉट ऑफ अदर पार्टनर्स, लेकिन वो दूसरे अदर्स पार्टनर्स नहीं है, बट नॉट ऑफ अदर्स पार्टनर्स। अब है एक्सटेंट ऑफ लायबिलिटी ऑफ लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। बोलो, एक बार आप रिपीट कर सकते हो? हाँ हाँ बिल्कुल सिंपल है। देखो आप अपने आप से एक बार इसको रिकॉल करो ना कि एलएलपी का पार्टनर, पार्टनर एज एजेंट, एजेंट यानी जो एलएलपी के बिहाफ में काम करे, एलएलपी के बिहाफ में क्या करे, रन करे, तो एजेंट तो वही होता है ना। जैसे मैंने कहा कि जो बी है वो ए का एजेंट है और वो जो बी है सी के पास गया, इसका मतलब कि ए ने भेजा है उसे, ए ने, इसका मतलब कि बी ए के बिहाफ पे सी के पास गया। तो जो बी है एक्चुअल में जाने वाला कौन है, वो ए है, ए प्रिंसिपल है, बी कौन है, एजेंट है। अगर बी गुड्स लेके गया है या कोई भी एग्रीमेंट या डॉक्यूमेंट्स लेके गया है, किसके लेके गया है, अपने बी के या ए के,
ए के लेके गया है ना, तो वही लिखा है एलएलपी के बहुत सारे एजेंट्स होते हैं जो उसके बिहाफ में काम करते हैं। ठीक है, हर पार्टनर जो है एलएलपी का क्या है, एजेंट है। अब बताओ एक्सटेंड, अच्छा ये वाला तो आप लोगों ने समझा होगा अच्छे से, या आपको पता भी होगा इसके नाम से कि जो पार्टनर्स की जो लायबिलिटी होती है वो कैसी होती है। एक्सटेंट ऑफ लायबिलिटी ऑफ लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, बताओ कि लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप के लायबिलिटी का क्या एक्सटेंट है। मैम कैन यू रिपीट अगेन, आई डिड नॉट अंडरस्टैंड। मैम मैं बोल रही शायद हूँ, पार्टनर की ना लायबिलिटीज होती है। ठीक है, एक्सटेंट ऑफ लायबिलिटी ऑफ लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। तो एलएलपी की जो लायबिलिटी है, तो जैसे ए लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप इज नॉट बाउंड बाय एनीथिंग, ठीक है, बाय अ पार्टनर इन डीलिंग विद अ पर्सन। कह रहे लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप इज नॉट बाउंड बाय एनीथिंग डन बाय अ पार्टनर। एक पार्टनर के द्वारा जो कुछ भी चीज की जाती है उसके द्वारा बाउंड नहीं होगा। तो ए लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप इज नॉट बाउंड बाय एनीथिंग। एक लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप किसी के भी द्वारा बाउंड नहीं की जाती। ठीक है, जैसे ए क्या हो गया, ए पार्टनर हैज नो अथॉरिटी टू एक्ट फॉर एलएलपी, यानी कि जैसे इफ कि जैसे क्या लिखा है, ए पार्टनर हैज नो अथॉरिटी टू एक्ट फॉर द एलएलपी। एक पार्टनर है, उसकी एलएलपी के लिए वो एक्ट करे, उसकी कोई भी अथॉरिटी नहीं होती। ठीक है, जैसे अब सिंपल सीधी सी बात है कि अगर आप एक दूसरे पर्सन से क्या कर रहे हैं, डील कर रहे हैं, ठीक है, तो एक पार्टनर के पास इतनी अथॉरिटी नहीं है कि वो एलएलपी के लिए डील करे, यानी या तो ग्रुप में पार्टनर्स करेंगे, ठीक है, या डेजिग्नेटेड पार्टनर करेगा, क्योंकि डेजिग्नेटेड पार्टनर्स को अपनी खुद की एक ऑथोराइज जो मतलब ऑथोराइजेशन पोजीशन है वो स्पेसिफाई की गई है। तो वही लिखा है, द पार्टनर हैज नो अथॉरिटी टू एक्ट फॉर द एलएलपी। ठीक है, कि जो पार्टनर है एलएलपी के लिए एक पर्टिकुलर एक्ट को करने में, एलएलपी के लिए करने के लिए पार्टनर की कोई अथॉरिटी नहीं होती। B. The person knows that he has no authority or does not know or believe him to be a partner of LLP. पर्सन जानता है कि उसके पास कोई भी अथॉरिटी नहीं होती और वो नहीं जानता या बिलीव करता कि वो एलएलपी का पार्टनर बनेगा। ठीक है, द पर्सन नोज दैट ही, मतलब उसे अगर पता है, ठीक है, बिलीव हिम टू बी अ पार्टनर। तो इस एक अगर हम इस एक्सटेंड लिखा है इज नॉट बाउंड बाय एनीथिंग डन बाय अ पार्टनर, कहने का मतलब है, मान लीजिए अगर आपको अब इसको एग्जांपल से समझाती हूँ, जैसे ए बी सी लिमिटेड एक एलएलपी है, उसमें पार्टनर्स है पी क्यू ओ, ठीक है, पी क्यू आर एस। तो पी ने एक एग्रीमेंट किया किसके साथ, मान लो किसी दूसरी पार्टी के साथ, ठीक है, एग्रीमेंट किया। तो लेकिन अब बाकी जब एबीसी लिमिटेड है वो अब एलएलपी है, वो कहती है कैसे भाई उस पार्टनर ने हमसे बिना पूछे, हम सभी बिना पार्टनर्स की मर्जी से एक एग्रीमेंट कर दिया। इसका मतलब, ठीक है, देखो पार्टनर के पास क्या वो अब एग्रीमेंट कैंसिल हो सकता है, मुझे बस ये बताओ, या No, वो ma'am. चालू रहेगा? होगा, क्यों होगा? पार्टनर हैज नो अथॉरिटी टू एक्ट फॉर द एलएलपी। अब समझ आया कि यस मैम। पार्टनर है, पार्टनर के पास कोई अथॉरिटी नहीं होती कि वो एलएलपी के लिए एक्ट करे। पहली बात तो ये समझो। अब आप कहोगे क्या एक अकेला पार्टनर, हाँ, बाकी सब सारे के सारे पार्टनर अगर मिलकर करते हैं, तो अगर सारे के सारे पार्टनर मिलकर करते हैं इसका मतलब क्या है कि एलएलपी ही कर रही है। तो एलएलपी
एग्रीमेंट करेगी। पार्टनर एग्रीमेंट कर रहा है इसका मतलब ये नहीं कि एलएलपी एग्रीमेंट कर रही है। तो पार्टनर हैज नो अथॉरिटी टू एक्ट फॉर द एलएलपी। तो पार्टनर के पास कोई अथॉरिटी नहीं होती कि वो एलएलपी के लिए एक्ट करे। बी, the person knows that he has no authority or does not know, ठीक है, और believe him to be a partner। पर्सन जानता है कि उसके पास अथॉरिटी नहीं है या वो नहीं जानता है, वो बिलीव कर रहा है, उस कंडीशन से भी एलएलपी बाउंड नहीं की गई। एलएलपी कैंसिल कर सकती है उसे। एलएलपी कह सकती है नहीं, ये जो पी ने जो एक्ट किया है हम इसे आगे कंटिन्यू नहीं करेंगे, हम इसे फॉलो नहीं करेंगे। क्लियर हुआ? तो द पर्सन नोज दैट ही हैज नो अथॉरिटी, उसके पास कोई अथॉरिटी नहीं है, और डज नॉट नो और बिलीव हिम टू बी अ पार्टनर ऑफ द एलएलपी, और वो एलएलपी का पार्टनर नहीं बन सकता। सेकंड देखते हैं, फर्स्ट पॉइंट हुआ। सेकंड, एलएलपी इज लायबल if a partner of LLP is liable to any person as a result of wrongful act। ठीक है, देखो अगर एक एलएलपी के पार्टनर ने, ठीक है, अपने बिजनेस के बिहाफ पर कोई भी रॉन्गफुल एक्ट किया है, ओमिशन किया है अपने पार्ट पे, तो वो तब लायबल है। तो जो एलएलपी भी क्या होगी, लायबल होगी। तो एलएलपी भी क्या है, लायबल होगी। यानी द लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप इज लायबल इफ अ पार्टनर ऑफ एलएलपी इज लायबल टू एनी पर्सन। एलएलपी लायबल है अगर पार्टनर भी, देखो एलएलपी का लायबल होगा, लायबल का मतलब है लायबिलिटी। ठीक है, अगर उसे कोई भी चीज, देखो पार्टनर क्या एक्ट कर रहा है वो तो उसे बाउंड कर सकता है, पर ठीक है, सॉरी, वो उसे बाउंड नहीं कर सकता उसे फॉलो करने के लिए, लेकिन किसी भी रॉन्गफुल एक्ट से, ओमिशन से उसके पार्ट में, ठीक है, और एक उसमें वो पर्सन लायबल होता है, तो एलएलपी भी क्या होगी, लायबल होगी। थर्ड, an obligation of LLP, whether arising in contract or otherwise, shall be solely obligation of LLP। यानी कि जो LLP की जो ऑब्लिगेशन है, जो कि अराइज हो रही है, वो एक, यानी कि वो जो एक LLP की जो एंटायर ऑब्लिगेशन है कॉन्ट्रैक्ट में अराइज हो रही है, तो वो एलएलपी की अकेली, मतलब एलएलपी को उसे फॉलो करना है, वो एलएलपी की खुद की ऑब्लिगेशंस हैं। यानी ऑब्लिगेशंस है, ये सब कुछ आपका कॉन्ट्रैक्ट से अराइज की। जैसे मान लो एक आपको एग्जांपल दिया था, एबीसी लिमिटेड कंपनी है, वो दूसरी डीईएफ लिमिटेड कंपनी के साथ क्या होती है, एक कॉन्ट्रैक्ट में अराइज होती है, तो उससे जो ऑब्लिगेशन होगी, तो वो तो ऑब्वियसली जो उस कॉन्ट्रैक्ट से जो ऑब्लिगेशन उस एलएलपी की निकलेगी, तो वो उसकी ऑब्लिगेशन होगी, लायबिलिटीज होगी। ठीक है, एलएलपी पार्टनरशिप शैल बी मेड आउट ऑफ द प्रॉपर्टी। ये तो आपने पता ही है कि वो जो भी होंगे एलएलपी की प्रॉपर्टी के बाहर, यानी एलएलपी की जो मतलब खुद के राइट्स हैं, जो अपने एसेट्स हैं, तभी वो पे किया जाएगा। तो दी लायबिलिटीज ऑफ एलएलपी, एलएलपी की जो लायबिलिटीज है, शैल बी मेट, ठीक है, आउट ऑफ द प्रॉपर्टी, एलएलपी की प्रॉपर्टीज के अलावा बाद में वो मेट की जाएगी। ठीक है, बाकी अच्छा एक बार इसको देखो, रीड करना, इसमें कोई डाउट तो नहीं है। मैम आपने बोला अगर जो पार्टनर है वो एक्ट नहीं कर सकते, लेकिन मैम और जो पार्टनर है वो उनका डिसीजन तो सुनेंगे ना।
कि मैम वो अगर एक्ट नहीं कर सकता लेकिन वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू तो दे सकता है ना। हाँ बिल्कुल पॉइंट ऑफ व्यू दे सकता है। पॉइंट ऑफ व्यू देने में, क्योंकि वो पार्टनर है तो उसका मैनेजमेंट में फुल राइट है, वो पॉइंट ऑफ व्यू देगा, बिल्कुल देगा। डोंट वरी कि वो ऐसा नहीं है कि वो पॉइंट ऑफ व्यू नहीं देगा, उसको फुल राइट है अपने पॉइंट ऑफ व्यू को देने का। मैम वो सिर्फ एक्ट नहीं कर सकता, लेकिन जो भी उसके मन में पॉइंट ऑफ व्यू होगा उस कंपनी के रिगार्डिंग मैनेजमेंट बाबू वो तो करेगा, वो तो मैनेजमेंट है, मैनेजमेंट में उसका पूरा राइट बनता है, पार्टनर है वो। पार्टनर का मतलब ही क्या होता है, क्योंकि उसकी भी तो एलएलपी है, वो भी प्रॉफिट को अर्न करना चाहता है। प्रॉफिट अर्न, एलएलपी का प्रॉफिट अर्न होगा तो ऑब्वियसली उसका भी प्रॉफिट अर्न होगा। जब एलएलपी का अर्न होगा तो उसका भी तो अर्न होगा। क्लियर हुआ? यस मैम। यस मैम। जिज्ञासा इतने अटेंडेंस ले लो। मैम हाँ हाँ बोलो बोलो, मैं 1 मिनट फोन लेने गई थी, बोलो। मैम ये कॉन्ट्रैक्ट किसी न किसी कंडीशन बेस पे तो बनाए जाते होंगे ना। कॉन्ट्रैक्ट है वो तो पार्टनर्स के बीच की बात है, पार्टनर्स के बेसिस पे एग्रीमेंट हो रहे हैं। कॉन्ट्रैक्ट है, बाइंग का है, सेलिंग का है, ऑब्वियसली वो तो उनके बीच की डीलिंग होती है पार्टनर्स की। ओके मैम। अब एक बात बताओ, आपको अगर बेनिफिट नहीं होगा तो क्या आप कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करोगे? नो मैम। नो मैम। नो मैम। नहीं। इसका मतलब है या तो आप खरीद रहे हो या कोई सामान बेच रहे हो या आपको कोई ना कोई बेनिफिट है, तभी तो आप उसमें क्या करोगे, एंटर करोगे। यस मैम। ठीक है, चलो। मैम व्हाट इज द टॉपिक फॉर टुमारो क्लास? अब वो यही वाला जो टॉपिक हम कवर कर रहे थे इसे ही आगे एक्सटेंड करेंगे। देखो यहाँ तक हमने फिनिश किया है ना, एक्सटेंट ऑफ लायबिलिटी ऑफ पार्टनर होल्डिंग आउट इन फ्रॉड के केस में लायबिलिटी, विसल ब्लोइंग, इसी को ही हम आगे कंटिन्यू करेंगे। डोंट वरी बेटा, एलएलपी रहेगा 1-2 क्लास में, ओके चलेगा। मैम। ओके मैम। ओके ठीक मैम। है, अच्छे से रीड करो, स्टडी करो। सभी लोग पढ़ रहे हैं या नहीं पढ़ रहे हो? मैम पढ़ रहे हैं। पढ़ रहे हैं, मैम चलो पढ़ रहे हैं। ओके। आज की यस क्लास मैम के पढ़ लिए, रहे हैं। आज की क्लास के लिए इतना ही, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। गुड आफ्टरनून मैम। ओके मैम। ओके।